एपिसोड 91। सब कुछ झेलते हुए वे जितनी तेजी से पुणे के लिए निकले थे उतनी ही तेजी से मुंबई वापस आ गए। हफ्ते के अंत तक ट्रैम्पोस में सभी को ये स्पष्ट हो गया कि शहर में उनका समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि मध्य सीजन का शेष भाग बर्लिन में होगा। किस्मत ने आर्यन का साथ दिया जब मिस्टर शर्मा, मिसेज डोयल और मिस्टर ग्रांट ने उसे मुंबई में 4 दिन और रुकने की अनुमति दे दी, जिससे वह अपनी बहन के ग्रेजुएशन में शामिल हो सका। उसने समारोह के अगले दिन सुबह बर्लिन के लिए पहली उपलब्ध सार्वजनिक फ्लाइट लेने की योजना बनाई। जबकि बाकी टीम हफ्ते के अंत में अपने आसन प्रस्थान की तैयारी कर रही थी, आर्यन ने अपने सिस्टम द्वारा बताए गए रूटीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से अपनी शक्ति विशेषता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आर्यन जिम क्षेत्र के दूसरी तरफ बारबेल और वेट प्लेट लेने के लिए दौड़ा, अपने सत्र को शुरू करने के लिए उत्सुक था। वह जल्दी से अपनी चटाई पर वापस आया, वेट प्लेट्स को दोनों तरफ अच्छे ध्यान के साथ स्लाइड किया। अपनी उंगलियों को बार के चारों ओर कसकर लपेटते हुए उसने अपने रुख को सावधानी से समायोजित किया, आगे के कार्य के लिए तैयारी करते हुए। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखते हुए और घुटनों को थोड़ा मोड़कर उसने एक गहरी सांस ली, अपने कोर को संलग्न करते हुए बारबेल को एक तरल गति में फर्श से उठाया। जब बारबेल उसके कूल्हे के स्तर पर पहुंचा तो वह रुका, क्योंकि वह अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वह इसे प्रभावी नियंत्रण के साथ नीचे करता, इसे धीरे धीरे नीचे करते हुए आर्यन ने फिर से गति को दोहराया। उसका दिमाग इस सत्र में इष्टतम प्रगति प्राप्त करने के लिए सिस्टम की सिफारिशों पर केंद्रित था। चौथे और अंतिम सेट तक आर्यन ने खुद को और आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त 10 किलो की वेट प्लेट जोड़ दी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उठाया, उसकी मांसपेशियां तनाव में कांप रही थीं। एक तेज सांस के साथ उसने बार को वापस रैक पर गिरा दिया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, बारबेल को अपने कंधों पर उठाया और पीछे हट गया। वह एक स्क्वाट में नीचे गया, उसके पैर हर रेप के साथ तनावग्रस्त हो रहे थे। नियंत्रित शक्ति के साथ उसने खुद को ऊपर की ओर धकेला, तेजी से सांस छोड़ते हुए। उसकी लय में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उसका ध्यान सेट को पूरा करने और अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलने पर केंद्रित था। एक समय पर आर्यन को लगा कि वह जारी नहीं रख सकता, उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके क्वाड और ग्लूट्स में तनाव लगभग असहनीय स्तर तक बढ़ गया था, जबकि उसकी जांघें शक्ति से जल रही थीं। केवल 2 रेप्स शेष होने पर आर्यन ने बारबेल को धीरे से नीचे करने का कठिन निर्णय लिया, ये जानते हुए कि जिम की चोट जुए के लायक नहीं थी। वह आगे झुका, हाथ घुटनों पर अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर परिश्रम से कांप रहा था। भारी हौंफते हुए आर्यन घुटनों के बल गिर गया, खुद को रिकवरी के लिए एक संक्षिप्त क्षण दिया। एक घूंट हवा के बाद उसने हाँ चुना। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। नहीं, चिंता मत करो, आर्यन ने जवाब दिया, हालांकि उसका एक हिस्सा चाहता था कि उसने कुछ और कहा होता। एक गहरी सांस के साथ उसने ठंडे बारबेल को एक बार फिर पकड़ा, इसे कंधे की ऊंचाई पर रखते हुए उसने खुद को स्थिर किया, फिर ऊपर की ओर धकेला। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उसने रेप्स पूरे किए, यह उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। हालांकि उसकी मांसपेशियां अभी भी हर मूवमेंट के साथ तनावग्रस्त थीं। बीच में उसके सिस्टम की परिचित घंटी गूंजी और उसके सामने एक सूचना चमक उठी। ये बहुत अच्छा है, आर्यन ने सोचा, अभी भी जोर लगाते हुए। उसने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, अपने स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि हर धक्का उसके कंधों और बाहों के माध्यम से एक झटका भेजता था। अंतिम रेप के बाद उसने धीरे धीरे बारबेल को नीचे किया, उसके पसीने के छिद्र खुल गए क्योंकि वह पसीने से लथपथ था। अपनी कमर मत तोड़ लेना, मैककॉले ने जिम क्षेत्र से गुजरते हुए चिल्लाया। आर्यन ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया, अपनी मेहनत के सबूत को पोंछने के लिए एक तौलिया पकड़ा। वह जानता था कि वह बर्लिन लौटने तक अपने सिस्टम के साथ दैनिक सत्र में बंद था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन ने संदेश का जवाब देने के लिए अपना फोन निकाला, सीधे इशिता की चैट पर जाकर जवाब दिया। उसने देखा कि सारा ने उसे इमारतों की कुछ तस्वीरें भेजी थीं, उसे अपने घर के लिए अपनी पसंद चुनने के लिए कहा था। वे बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, सभी अच्छे थे। आर्यन की राय में वास्तव में अद्भुत थे। पहला एक आधुनिक चिकना कांच की इमारत थी जिसमें साफ लाइनें और एक न्यूनतम डिजाइन था जो एक शहर के क्षितिज के खिलाफ सेट था। दूसरा एक अधिक क्लासिक शैली का था जिसमें पत्थर के मुखौटे और सुरुचिपूर्ण मेहराब थे, जो एक कालातीत लगभग शाही एहसास दे रहा था। आर्यन ने संलग्न मूल्य टैग की जांच की और उसका मुंह खुला रह गया। 50 करोड़ रुपये, 35 करोड़ रुपये, वह क्या सोच रही है? उसने जल्दी से अपने चेहरे से सदमा मिटाया और सारा को एक संदेश टाइप किया, ये समझाते हुए कि वह इतने महंगे घरों को खरीदने का कोई तरीका नहीं निकाल सकता, दूर दूर तक नहीं। जबकि वह अपने बैंक बैलेंस के बारे में निश्चित नहीं था। वह जानता था कि उस कीमत पर एक संपत्ति खरीदने या बनाए रखने के लिए संख्याएं कभी भी मेल नहीं खाएंगी। सामान्य क्षेत्र से हंसी और ऊंची आवाजें सुनकर आर्यन ने अपना फोन बंद कर दिया और अपना चेहरा पोंछा।
अपनी मांसपेशियों में खिंचाव को नज़रअंदाज करते हुए उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और जिम से बाहर भागा, टीम में शामिल होने और वे जो भी मस्ती कर रहे थे उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक था। एपिसोड 92 ग्रेजुएशन का दिन। टीम के साथ सुविधा में उनके जाने के दिन तक रुकने के बाद आर्यन बांद्रा स्थित अपने घर लौट आया और एंसल और मैककॉले के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। उसने उनसे विनती की कि वे उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी मस्ती न करें। लगातार कॉल के माध्यम से सभी प्रगति और गतिविधियों पर अपडेट रहता था। इस दौरान उसने अपनी मां को रिया के ग्रेजुएशन की तैयारी में भी मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ व्यवस्थित और उससे भी बेहतर हो। उस महत्वपूर्ण दिन मिसेज वर्मा और रिया सुबह सुबह उसके स्कूल के लिए निकल गए। घर शांत होने पर आर्यन ने अपना सारा सामान पैक करने का अवसर लिया। उन्हें बड़े करीने से कमरे के एक तरफ रोल करके रख दिया ताकि सुबह होने पर आसानी से पहुंचा जा सके। उसके बाद आर्यन ने एक अच्छा स्नान लिया, साफ अंडरवियर और रिया के अनुरोध वाला पूरा काला सूट पहना और अपने लुक को अंतिम रूप देने के लिए चश्मे भी लगाए। उसने थोड़ा सा कोलोन लगाया, अपने बालों को कंघी करके जगह पर सेट किया और आईने में अपनी परछाई देखने के लिए एक पल रुका। तैयार होने के बाद वह बाहर निकला, अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। फुटपाथ पर सारा पहले से ही अपनी कार में इंतजार कर रही थी। अपने समय के पाबंद स्वभाव के अनुसार वह जल्दी आ गई थी। आर्यन यात्री सीट पर बैठ गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और एक सामान्य मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। सारा ने इंजन स्टार्ट किया, कार को पड़ोस से बाहर निकालकर मुख्य सड़क की ओर ले आई, रिया के स्कूल की ओर बढ़ते हुए। मैंने तुम्हें घर के लिए 3 विकल्प दिए थे और तुमने कहा कि वे बहुत महंगे हैं, सारा ने टिप्पणी की। जब वे ट्रैफिक में शामिल हो गए तो चुप्पी तोड़ी। आर्यन हंसा, और वे नहीं थे? अगर वे इतने वाजिब हैं तो तुम खुद उनमें क्यों नहीं रहती? उफ, तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं शांत और सुविधाजनक जगह चाहिए। मैं बस विकल्पों को कम कर रही थी जब तुम मेरे भेजे गए गैलरी से फैसला नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या कुछ सस्ता नहीं है? आर्यन ने पूछा। यह एक निवेश है, सारा ने तर्क दिया। हमारे पास एक घर पर लाखों खर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए हम इसे कदम दर कदम लेते हैं। देखते हैं कि तुम्हारे बोनस के साथ रेस सीजन कैसा जाता है और साल के अंत तक फिर से मूल्यांकन करते हैं। उसने अपना निचला होंठ काटा। ईमानदारी से कहूं तो मैं अब इस पूरे घर वाली बात पर भी शक करने लगी हूं। सच में? क्यों? आर्यन ने सवाल किया। सारा ने बोलते हुए इशारा करने के लिए पहिया से एक हाथ संक्षिप्त रूप से हटाया। क्या होगा अगर तुम इस सीजन के बाद प्रथम श्रेणी में पहुंच जाते हो और तुम्हारी नई टीम जर्मनी में स्थित नहीं है? वह घर एक बोझ बन जाएगा। लक्ष्य F1 में पहुंचना है ना? आर्यन ने उत्तरी केंसिंगटन में गाड़ी चलाते हुए विचारपूर्वक अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे याद आया कि वास्तव में कोई लोकप्रिय जर्मन F1 टीम नहीं थी। तुम्हारी बात में दम है, उसने स्वीकार किया। तो क्या होगा? सारा ने कंधे उचकाए। चलो बस तुम्हारे लिए एक घर खरीद लेते हैं। तुम बेघर नहीं रह सकते आर्यन, और अगर समय आता है तो हम हमेशा उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा विदेश में संपत्ति होने में कोई हर्ज नहीं है। आर्यन ने फिर से सिर हिलाया जब उसके शब्द फीके पड़ गए। उसकी नज़रें उनके आसपास की परिचित सड़कों पर चली गईं। पड़ोस ने पुरानी यादों की एक लहर जगा दी, उसे अपने परिवार के शुरुआती दिनों की याद दिला दी। वे उस क्षेत्र से गाड़ी चला रहे थे जहां वह अपनी मां और बहन के साथ रहता था। वे कुछ ही पलों में वेस्टवुड हाई पहुंचे। आर्यन को अपने स्कूल की याद आते ही पुरानी यादों का एक ज्वार उमड़ पड़ा। परिसर निश्चित रूप से एक ग्रेजुएशन कार्यक्रम जैसा लग रहा था। सजावट और बैनरों का दृश्य गर्वित परिवारों की छोटी छोटी सभाओं के साथ सब कुछ कह रहा था। जैसे ही सारा ने पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकी, आर्यन ने जल्दी से अपनी मां को फोन करके बताया कि वह ठीक उसी समय पहुंचा है जब रिया चाहती थी। एक माइक्रोफोन पर एक धुंधली, अस्पष्ट आवाज ने संकेत दिया कि कार्यक्रम पहले से ही चल रहा था। अपने चश्मे द्वारा प्रदान किए गए कवर के लिए आभारी और इस बात से अवगत कि उसकी बढ़ती मूंछें उसे थोड़ा अलग दिखा सकती हैं, आर्यन आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ कार से बाहर निकला। उसने एक सजाए गए पोडियम का सामना कर रही सीटों की पंक्तियों से भरे खुले क्षेत्र को स्कैन किया। लोग घूम रहे थे, कुछ लापरवाही से बैठे थे जैसे कि समारोह पहले ही समाप्त हो गया हो। आर्यन ने सांस छोड़ी, अपनी मां को फिर से डायल करके उनका सटीक स्थान जानने के लिए। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह किसी परिचित शिक्षक, किसी पुराने सहपाठी या यहाँ तक कि किसी जूनियर से मिलना था जो उसे पहचान सकता था। वह अपनी उपस्थिति को रडार के नीचे रखना पसंद करता था। हालांकि उसे कोई संदेह नहीं था कि रिया ने पहले ही प्रसारित कर दिया था कि उसका भाई, एक F2 ड्राइवर, भाग ले रहा था। सारा ने कार को लॉक किया और आर्यन के पीछे उस जगह पर चली गई जहां मिसेज वर्मा ने निर्देश दिया था। आर्यन समय के करीब रहा जब वह सारा और अपनी मां के बीच एक सीट पर बैठ गया। निश्चित रूप से उसने बहुत से लोगों को पहचाना और उसे यकीन था कि उन्होंने भी उसे पहचान लिया था। उसकी ओर बहुत सारी नजरें डाली गईं, लेकिन कोई भी पास नहीं आया, सिवाय उसकी मां के अपने दोस्तों के जो माता पिता भी थे। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारे स्नातक वर्ग के लिए तालियों की एक गर्मजोशी से गड़गड़ाहट दें क्योंकि वे अपने डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए आगे आते हैं।
भीड़ में तालियों की एक लहर दौड़ गई क्योंकि मिसेज वर्मा सहित माता पिता स्नातकों को सम्मानित करने के लिए खड़े हो गए। स्नातक वर्ग मंच पर चली गई और आर्यन की आंखें तुरंत रिया पर टिक गईं। उसका काला और नीला गाउन उसकी भूरी त्वचा को पूरी तरह से पूरक कर रहा था और उसकी दीप्तिमान मुस्कान दूर से भी चमक रही थी। आर्यन को एहसास हुआ कि डिप्लोमा प्रस्तुति समारोह का अंतिम आधिकारिक कार्य था। इसके बाद जलपान, तस्वीरें और विदाई के अनौपचारिक हिस्से आएंगे। एक खुश रिया मंच से उतरकर अपने परिवार के पास लौट आई, प्रमाण पत्र हाथ में पकड़े हुए। वे हल्के जलपान के लिए पेड़ के नीचे एक छांव में चले गए, जबकि रिया अभी भी अपने साथियों के साथ खुशियां मना रही थी। अपनी मां के कुछ दोस्तों के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हुए आर्यन ने एक फोटोग्राफर को जल्दी बुलाया और रिया को फोटो लेन पर बुलाया। 1 घंटे बाद सारा ने खुद को मुक्त किया। उसे ऐसे काम को निपटाना था जो एक भीड़ भरे, शोर शराबे वाले स्थान से नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उसके जाने को समझते हुए वह अपने फोन में व्यस्त हो गया क्योंकि भीड़ कम हो गई और समारोह के बाद की हलचल कम होने लगी। जैसे ही शाम 5 बजे आर्यन को अधीरता का एक झटका महसूस हुआ। वह देर शाम की भीड़ से निपटना नहीं चाहता था। उसने अपनी मां को इकट्ठा किया और रिया को फिर से इकट्ठा होने के लिए बुलाया। एक बार जब परिवार एक साथ हो गया तो वे सेंट रेमी की ओर बढ़े, जो इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध स्थान है। आर्यन ने ऐसे व्यंजन ऑर्डर किए जो सभी के स्वाद को पूरा करते थे, जबकि सावधानीपूर्वक एक ऐसा व्यंजन चुना जो उसके सख्त प्रशिक्षण आहार के अनुरूप हो। मिसेज वर्मा, हमेशा बर्बादी के प्रति सचेत, ने कुछ बचा हुआ भोजन पैक किया और रिया, जो अभी भी अपने ग्रेजुएशन गाउन में थी, ने थकान और नींद के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। वे शाम 7 बजे के बाद घर पहुंचे और 1 घंटे के भीतर दोनों महिलाएं रात के लिए अपने कमरों में चली गईं। आर्यन, हालांकि, रात 9 बजे तक जागा रहा, टीवी पर मोटरस्पोर्ट चैनल देखता रहा। उसने किसी भी अपडेट की तलाश की जो अभी तक उसके F1 ऐप पर दिखाई नहीं दी थी, लेकिन केवल विश्लेषण के टुकड़े मिले जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के दौरान मार्सेलस रोडनिक के खिलाफ मार्को इग्नाटोवा के अविश्वसनीय ओवरटेक पर चर्चा कर रहे थे। अभी भी बेचैन, आर्यन अपने प्रशिक्षण आहार की ओर मुड़ा, इस बार पिछले 3 सत्रों के रेस फुटेज की समीक्षा करते हुए। प्रत्येक रेस के विवरण में खुद को डुबोने के बाद उसने अपनी रात को एक स्नान और घर के आसपास अपने सामान्य रात के रूटीन के साथ समाप्त किया। अपने दिमाग को केंद्रित और तैयार रखते हुए आर्यन बिस्तर पर चढ़ गया, बर्लिन लौटने और अपने करियर को जारी रखने के लिए तैयार, परम जीत के लिए उसकी खोज। एपिसोड 93। वापस बर्लिन में आर्यन ने जिम छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उसे सारा के साथ एक सुबह की उड़ान पकड़नी थी। सुबह 5 बजने से पहले ही वह पहले से ही तैयार था। उसका सूटकेस बैठक कक्ष में लुढ़का हुआ था। रिया अभी भी सो रही थी, लेकिन उसकी मां पहले से ही व्यस्त थी। जब उसने दूसरे दिन जल्दी जाने का उल्लेख किया था तो उसने उसकी गति से मेल खाने और जाने से पहले उसके लिए कुछ अच्छा खाने को बनाने की उम्मीद की थी। आर्यन ने धीरे से अपनी मां को उसकी हड़बड़ी से रोका, ये जानते हुए कि उसके पास उसके आहार के लिए कुछ भी उपयुक्त तैयार करने का समय नहीं होगा। मैं आज के लिए रास्ते से हट जाऊंगा और अनाज खाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहत महसूस करते हुए मिसेज वर्मा ने जल्दी से एक कटोरे में अनाज भरा, अतिरिक्त दूध और फल डाले और आर्यन को खाते हुए देखा। जैसे ही वह खत्म कर रहा था, सारा ने फोन करके कहा कि वह पड़ोस से कुछ ही ब्लॉक दूर है। आर्यन ने थोड़ा पानी पिया, अपनी प्लेट धोई और अपने हाथ सुखाए। उसने अलविदा के लिए अपनी मां को कसकर गले लगाया। अपना और रिया का ख्याल रखना, वह अब बच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखना और कृपया तभी संपर्क करना जब यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो, उसने कहा, एक हाथ में अपना डफेल बैग पकड़कर और दूसरे से अपना यात्रा बैग लुढ़काते हुए। मैं तुम दोनों से जब भी हो सकेगा मिलूंगा। मुझे संदेह है कि यूके में जल्द ही कोई और जीपी होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रेस करते देखने के लिए यात्रा करो जब तक कि यह कोई करीबी देश ना हो, ठीक है? मिसेज वर्मा ने सिर हिलाया, उनकी आंखें गर्व और चिंता से भरी थीं। उन्होंने आर्यन को घर से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक उसी समय जब सारा की कार फुटपाथ पर आकर रुकी, आर्यन ने कार की ओर जल्दी करने से पहले एक आखिरी बार अलविदा कहा। उसने अपना यात्रा बैग पिछली सीट पर फेंका और अपने डफेल के साथ सामने चढ़ गया। सारा को नमस्ते कहते हुए उसने अपना MP3 प्लेयर और ईयरपीस निकाला, फिर डफेल बैग को भी पीछे फेंक दिया। सारा ने अभिवादन का जवाब दिया, पड़ोस के अंत तक गाड़ी चलाई, उलट दी और सड़क से बाहर निकलते हुए फिर से घर के पास से गुजरी। उड़ान सुबह 5:30 बजे की थी और वे समय पर पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने में 2 घंटे लगे। सुबह का सूरज एक गर्म चमक के साथ उज्ज्वल रूप से उग रहा था जब वे विमान से उतरे। आर्यन और सारा ने अलग होने से पहले एक आरामदायक भोजन में एक उचित नाश्ता किया। बिना समय बर्बाद किए आर्यन ने बर्लिन के हलचल भरे उप महानगर में स्थित ट्रैम्पोस रेसिंग के हेडक्वार्टर की ओर अपना रास्ता बनाया। बड़े गेट खुल गए जब वह पास आया और आर्यन ने खुद को गराज, औजारों और बड़े करीने से लगे टायरों के परिचित दृश्य से घिरा हुआ पाया। वह अपने तत्व में वापस आ गया था, वो माहौल जिसकी उसे जमीनी महसूस करने की जरूरत थी।
गेट के सुरक्षा कर्मियों में से एक ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे संपत्ति के अंदर ले जाने की पेशकश की। आर्यन को दल को फिर से देखकर खुशी हुई। हालांकि यह शनिवार था, फिर भी स्टाफ के लोग व्यस्त थे। यह एक पूरा प्रमाण था कि यह खेल उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा कैसे बन गया था। एंसल और हास अनुपस्थित थे, लेकिन विक्रम मौजूद था। आर्यन का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विक्रम के साथ पकड़ने और दल के साथ कुछ त्वरित चर्चाओं में शामिल होने के बाद आर्यन ने एक बार फिर बसने के लिए अपने आवास की ओर अपना रास्ता बनाया। वहां बर्लिन में एक उज्ज्वल दिन था, मुंबई के वर्तमान माहौल से बिल्कुल अलग। आर्यन का कमरा वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। खिड़की से सूरज की रोशनी हमेशा की तरह आ रही थी और बड़े करीने से बने बिस्तर को रोशन कर रही थी। वो गद्दे के किनारे पर बैठ गया, अपने MP3 प्लेयर को अनक्लिप किया और अपने ईयरपीस को ध्यान से मोड़कर अपने डफेल बैग की साइड पॉकेट में डाल दिया। वह एक पल के लिए रुका, खामोशी को एक पुराने दोस्त की तरह अपने चारों ओर बसने दिया। फिर वह उठा और अनपैकिंग शुरू कर दी। जो कपड़े वह लाया था वे बाकी के साथ कोठरी में शामिल हो गए। उसके जूते बड़े करीने से नीचे रखे गए। उसके सप्लीमेंट्स मेज पर उसके लैपटॉप के बगल में रखे गए थे, जो कुर्सी के सामने तैयार बैठा था। सब कुछ जगह पर होने के साथ आर्यन ने एक ग्रे वेस्टस्टार टी-शर्ट और मेल खाते जॉगर्स पहने। उसने अपने सिर के चारों ओर एक लाल हेडबैंड सुरक्षित किया और अपनी दाहिनी कलाई पर एक लाल रिस्टबैंड खिसकाया। उसकी कैटापल्ट घड़ी उसकी बाईं कलाई पर चमक रही थी जब उसने अपना फोन जेब में डाला। मुंबई में वापस मिले निर्देशों का पालन करते हुए आर्यन को आते ही मिस्टर शर्मा से मिलना था। सौभाग्य से अध्यक्ष उपलब्ध थे और आर्यन ने मीटिंग को जल्दी से समाप्त करने की उत्सुकता का एक उछाल महसूस किया। उसने मिस्टर शर्मा से मुलाकात की, जो हमेशा हंसमुख उद्यमी थे, और उनकी बातचीत 1 घंटे तक ऐसे चली जैसे वे लंबे समय से साथी हों। चर्चा जीवंत थी, अंतर्दृष्टि और अपडेट से भरी हुई थी, जिसने संक्षिप्त मध्य सीजन ब्रेक के दौरान किए गए परिवर्तनों की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की। मिस्टर शर्मा ने समझाया कि उन्होंने और मिसेज डोयल ने ट्रैम्पोस रेसिंग को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया था। दल के प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा को अंदर से बाहर तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए परिवर्तन और परिवर्धन को लागू किया। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक मिस्टर ग्रांट, मिस्टर मोरिट्स और उनके इंजीनियरिंग दल का समर्थन करने के लिए एक नई रणनीतिक टीम को काम पर रखना था। इस पहल का उद्देश्य दल के सामरिक दृष्टिकोण को मजबूत करना और सफलता के लिए उनकी समग्र क्षमता को बढ़ाना था। इस नई रणनीतिक टीम के शीर्ष पर सुश्री माथे वलोटोन थीं, जो एक अनुभवी फ्रांसीसी रणनीतिकार थीं, जिन्होंने फॉर्मूला 2 में एक प्रभावशाली करियर बनाया था। उनका सबसे हालिया कार्यकाल ब्यूसेनो वेलोसिटा जूनियर के साथ था, जो सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 पावरहाउस में से एक की जूनियर टीम थी। दल की प्रतिष्ठा के बावजूद उन्होंने हाल ही में और भी प्रशंसित प्रतिभाओं को शामिल किया था, जिससे सुश्री वलोटोन को नई चुनौतियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। ट्रैम्पोस रेसिंग ने अवसर का लाभ उठाया और उनके विशेषज्ञों की चुनिंदा टीम के साथ उनकी विशेषज्ञता का स्वागत किया। आर्यन की आंखें इस खबर पर चमक उठीं और उसने नए उप प्रबंधन के साथ काम करने के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। उम्मीद है कि ये बदलाव दल को अधिक सफलता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि वे सीजन के शेष भाग से निपटेंगे। अंतिम शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद आर्यन मिस्टर शर्मा के कार्यालय से चला गया और नीचे बेस की ओर अपना रास्ता बनाया। गराज गतिविधियों से गुलजार था और यद्यपि मिस्टर ग्रांट अनुपस्थित थे, मिस्टर मोरिट्स मौजूद थे। इंजीनियरों पर सावधानीपूर्वक देखरेख कर रहे थे, क्योंकि वे कुछ कारों के आसपास काम कर रहे थे जो ट्रैम्पोस के पास थीं। मिस्टर मोरिट्स ने जल्दी से आर्यन की आंखों में प्रत्याशा की चमक पकड़ ली और जानबूझकर हंसे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा दोस्त, हम रिकवरी सिस्टम में समायोजन कर रहे हैं और एरो पैकेज का परीक्षण कर रहे हैं। आज तुम्हें एक में बैठने से पहले कुछ समय लगेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आर्यन ने जवाब दिया, बैठने के लिए दर्शकों की बेंच में एक जगह ढूंढते हुए। जब तक दल काम कर रहा था, तब तक समय बिताने के लिए उसने अपना ध्यान अपने फोन की ओर लगाया। एपिसोड 94 साहसिक बदलाव और रणनीतियां। सोमवार सुबह 10 बजे ट्रैम्पोस रेसिंग हेडक्वार्टर में हलचल मची हुई थी। हर विभाग के सभी स्टाफ सदस्य और सभी ड्राइवर मौजूद थे। उस सीजन के हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स तक 4 दिन बाकी थे और हर सत्र मायने रखता था, क्योंकि मध्य सीजन ब्रेक आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया था। हंगेरियन ग्रांड प्री, स्थान बुडापेस्ट, हंगरी, दिनांक जून 8। ट्रैक हंगारो रिंग। आर्यन हंगरी में रेस करने के लिए उत्सुक था, खासकर उसके शानदार सर्किट पर। यह वीडियो गेम्स में सबसे अधिक दर्शाए गए सर्किटों में से एक था, जैसे लास वेगास के स्टिप उर्फ नियॉनवे, पीकबर्न, मैंडालोरा और कुछ अन्य। आर्यन के लिए हंगारो रिंग अपने आप में एक स्टेडियम जैसा महसूस होता था। इसकी निश्चित सीमाएं और स्टील की दीवारें थीं जो 100 फीट ऊंची थीं, आसपास के शहर के किसी भी दृश्य को बाधित करती थीं। इस तरह केवल परिसर के भीतर के दर्शक ही जान सकते थे कि क्या हो रहा है। 62 लैप्स के साथ 5 किलोमीटर के सर्किट के रूप में ट्रैक ने कठिन लेकिन रोमांचक प्रतिस्पर्धा का वादा किया।
प्रति लैप 8 मोड़ और एक प्रमुख 1.2 किलोमीटर लंबे सीधे के साथ आर्यन ने इसके अनूठे लेआउट का लाभ उठाने के बहुत सारे अवसर देखे। ये जानते हुए कि उसके पास एक पोल पोजीशन है, आर्यन एक अतिरिक्त उछाल और गैप विस्तार के किसी भी अवसर का लाभ उठाते हुए अच्छी रक्षात्मक क्षमताओं को सुधारने के लिए दृढ़ था। आज हेडक्वार्टर में की गई अधिकांश गतिविधियां गर्म, चमकीली धूप के नीचे छोटे अभ्यास ट्रैक पर उस दृढ़ संकल्प को दर्शाती थीं। सुश्री वलोटोन मिस्टर ग्रांट से कम सख्त नहीं थीं, अगर ज्यादा नहीं तो। आर्यन और एंसल का मानना था कि वो दल की असली उप प्रमुख बन गई थीं। उनकी प्रबंधन शैली तेज और गणनात्मक थी, जिसमें आकस्मिक बातचीत या सौहार्द के लिए बहुत कम जगह थी। वह अपने साथ लाए गए भरोसेमंद समूह पर बहुत अधिक निर्भर थीं, सटीक निष्पादन के लिए अपने निर्देशों को उन्हें सौंपती थीं। आर्यन को यह मनोरंजक लगा कि अपने प्रभावशाली व्यवहार के बावजूद वो अभी भी मिस्टर ग्रांट को रिपोर्ट करती थीं और उनके अधिकार में थीं। कई मायनों में सुश्री वलोटोन ने एक वास्तविक डिप्टी टीम प्रिंसिपल या उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। पिछले हफ्ते और संबंधित सप्ताहांत के दौरान सुश्री वलोटोन और मिस्टर ग्रांट ने प्रिंसिपल और उपाध्यक्ष के रूप में काफी समय साथ बिताया था, ये जानते हुए कि फ्रांसीसी महिला को अच्छी रणनीतियों का गहरा ज्ञान था जो संभवतः F1 टीम ब्यूसेनो वेलोसिटा से उनकी जूनियर टीम को दिया गया था। मिस्टर ग्रांट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिफारिशें देने के लिए भरोसा किया और अक्सर उनकी सलाह मानते थे। शायद यही विश्वास और निर्भरता उनके दबंग व्यवहार की व्याख्या करती थी। वो मूल रूप से मिस्टर ग्रांट से बेहतर प्रबंधक थीं। उनकी एक चर्चा में सुश्री वलोटोन ने आत्मविश्वास से अपने विचार रखे कि ट्रैम्पोस ड्राइवरों को प्रत्येक रेस के लिए कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मिस्टर ग्रांट के विशिष्ट प्रबंधन संरचना के तहत ध्रुव राठौर हमेशा प्राथमिक ड्राइवर रहे थे, जो किसी भी मोटरस्पोर्ट टीम में एक आम सेटअप था। मुख्य ड्राइवर के रूप में रेस की सफलता और महत्वपूर्ण अंक हासिल करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। मुख्य ड्राइवर की फिनिशर पोजीशन सर्वोपरि थी, जो उनके कौशल और समग्र टीम स्टैंडिंग को दर्शाती थी, जिसे उनके उच्च स्तर के अनुभव से बल मिलता था। ध्रुव के स्थायी प्रस्थान के साथ एंसल हान स्वाभाविक रूप से ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए मुख्य ड्राइवर की भूमिका में आ गए थे। सीजन के प्रत्येक दौर में उनकी विश्वसनीय भागीदारी लगातार अच्छे परिणामों के साथ टीम के प्राथमिक ड्राइवर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया था। हालांकि सुश्री वलोटोन के प्रस्ताव ने इस संरचना को उलटने की मांग की। उनके सुझाव ने मिस्टर ग्रांट को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने एक नई रणनीति की वकालत की जहां आर्यन वर्मा ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए प्राथमिक ड्राइवर बन जाएगा। एंसल औपचारिक रूप से एक द्वितीयक स्थिति पर नहीं, बल्कि एक सहायक भूमिका ग्रहण करेगा, जो थोड़ी अधीनस्थ थी। उनके तर्क का मूल ये था कि आर्यन की स्टैंडिंग और रेस प्राथमिकताओं को एंसल से ऊपर रखा जाना चाहिए। ब्यूसेनो वेलोसिटा जूनियर के प्रभारी के रूप में सुश्री वलोटोन की आखिरी रेस अप्रैल की शुरुआत में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान हुई थी, जो शानदार रात की रेसों में से एक थी। उस रेस में ब्यूसेनो वेलोसिटा जूनियर के मैक्स एडम्स चौथे स्थान पर रहे थे और सुश्री वलोटोन अंतिम लैप्स में उनके रेडियो में गूंजने वाली निराशा को स्पष्ट रूप से याद कर सकती थीं। जब मैक्स ने एक दृढ़ कबीर मल्होत्रा से पीछे हटने के बाद P3 तक पहुंचने का विश्वास करने की हिम्मत की, तो यह आर्यन वर्मा था जिसने इस क्षण को जब्त कर लिया था। उसने हर सेकंड का लाभ उठाया, उन्हीं गुणों का प्रदर्शन करते हुए जिन्हें सुश्री वलोटोन अब मिस्टर ग्रांट पर जोर दे रही थी। इस खेल में हमारे पास दुस्साहसी ड्राइवर हैं, है ना? उस तेज मोड़ में गोता लगाने का दुस्साहस, अगली लैप शुरू होने से पहले ही अपनी सीमाओं को धकेलना, किनारे पर ड्रिफ्ट करने का दुस्साहस, उन टायरों को सिर्फ रोमांच के लिए जलाना, सावधानी को नजरअंदाज करने का दुस्साहस, जब दूसरे हिचकिचाते हैं तो जोखिम लेना। यह एक आम बात है, खासकर प्रथम श्रेणी में, मैं कहूंगी। लेकिन मोड़ों से गुजरते समय अपनी संयमित गति को अधिकतम करने का दुस्साहस, ये कुछ ऐसा है जो मैं शायद ही कभी देखती हूँ, मिस्टर ग्रांट। फिर भी आर्यन ने मुझे इस सीजन में इसे एक से अधिक बार देखने पर मजबूर किया है, उसने कहा। मिस्टर ग्रांट ने एक नई रणनीति और दल संरचना के लिए सुश्री वलोटोन के प्रस्ताव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक ऐसी प्रगति की उम्मीद की थी जो कई दलों द्वारा अपनाए गए पारंपरिक मार्ग को दर्शाती हो। उनकी दृष्टि में एंसल को पहले F1 में आगे बढ़ाना शामिल था, जिसमें आर्यन स्वाभाविक रूप से एंसल के जाने के बाद नेतृत्व की भूमिका में आ जाता। हालांकि जैसे जैसे सुश्री वलोटोन ने अपने तर्क रखे, मिस्टर ग्रांट की बेचैनी और गहरी होती गई। आर्यन का वर्तमान कार्यक्रम विशेष रूप से उसे एक असाधारण प्राथमिक ड्राइवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मिस्टर ग्रांट ने अनुमान लगाया था कि इस विकास में समय लगेगा, जिससे एंसल अंतरिम में नेतृत्व करना जारी रख सकेगा। हालांकि एंसल के हालिया प्रदर्शन में गिरावट के साथ मिस्टर ग्रांट ने सवाल किया कि क्या वह अभी भी एंसल को आर्यन के समान स्तर पर या थोड़ा नीचे भी रैंक देने को उचित ठहरा सकते हैं। ये स्थिति उसे गलत लगी, जैसे कि यह नेतृत्व के पारंपरिक हस्तांतरण को बाधित कर रही हो जिसकी उसने कल्पना की थी। सुश्री वलोटोन, हालांकि, उसे खेल की वास्तविकताओं की याद दिलाने में तेज थीं।
एक कारण है कि दल स्टैंडिंग और ड्राइवर स्टैंडिंग हैं, सुश्री वलोटोन ने एक तेज, मुखर लहजे के साथ जारी रखा। हम, दल, अपने ड्राइवरों को किसी भी तरह से संरचित करते हैं जो हमारी, दल, और हमारी सफलता की सबसे अच्छी सेवा करता है। ड्राइवर, दूसरी ओर, हमारे द्वारा निर्धारित ढांचे और रणनीति के भीतर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, शीर्ष 5 में अपनी सफलता के लिए प्रयास करते हुए। यदि वे संरचना से खुश नहीं हैं, तो उनके लिए दूसरी टीम खोजने के लिए दरवाजे खुले हैं। ये पहले भी कई बार हो चुका है, मिस्टर ग्रांट। अब, ये परंपरा है। ये स्पष्ट तर्क ठीक यही था कि मिस्टर ग्रांट ने सुश्री वलोटोन और उनके रणनीति समूह को क्यों लाया था। एक टीम प्रिंसिपल के रूप में, उनके शब्द उनके साथ गूंजते थे और उन्होंने इस मामले पर आगे विचार विमर्श करने की आशा की। फेडरेशन रेटिंग के तहत 3.7 स्टार रेटेड होने के कारण वे सिर्फ सुझाव नहीं हो सकते थे और समाधान हो सकते थे। लेकिन मिस्टर ग्रांट अपना दिमाग खुला रखने में खुश थे। आने वाले हफ्तों और महीनों में हंगरी और स्पेन के परिणामों के साथ प्रमुख संकेतकों के रूप में काम करते हुए मिस्टर ग्रांट भविष्य की असफलताओं से बचने के लिए एक नए समन्वय और रणनीति पर अपना अंतिम फैसला देंगे। अभी के लिए, हालांकि, दल ने अपनी मौजूदा संरचना का पालन किया, अभ्यास और कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया। जैसे ही इकट्ठी हुई कारें तेज रोशनी के नीचे चमकी और संपत्ति लाल रंग में सजे आंकड़ों से भर गई, टेलीमेट्री रूम ने चुपचाप हर सत्र को रिकॉर्ड किया। एपिसोड 95, बुडापेस्ट का संकल्प। देर सुबह, लगभग 10 बजे, दल बुडापेस्ट में उतरने के बाद अपने विमान से उतरा। पिछली यात्राओं के विपरीत, वे अब प्रति उड़ान अधिक दल सदस्यों को ले जाते थे और अपनी बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए दोहरी यात्री उड़ानों पर भी विचार करने लगे थे। स्टैंडिंग में शीर्ष पर बैठे मिस्टर शर्मा की ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए जीवन काफी आसान था। वे अपने कई प्रायोजकों को बनाए रखने में कामयाब रहे थे जिन्होंने एक बार छोड़ने की धमकी दी थी। उनके मजबूत प्रदर्शन और एक होनहार युवा ड्राइवर द्वारा मूल्यवान लाभ सुरक्षित करने के लिए धन्यवाद। आर्यन ने देखा कि जैक्सन रेसिंग लगभग उसी समय पहुंची थी, उसी हवाई अड्डे पर उतरी थी। उसे उनके दल और ड्राइवरों का एक स्पष्ट दृश्य था, संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने ट्रैम्पोस रेसिंग के पहले उतरने के बावजूद प्रतिष्ठित F1 टीम को फलते फूलते F2 टीम पर सम्मान देने को प्राथमिकता दी थी। आर्यन ने मार्सेलस रोडनिक और उसके युवा टीममेट बोसो डी रेंजो को देखा। दोनों आत्मविश्वास से चल रहे थे, तेज धूप में अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे और प्रशंसकों की छोटी भीड़ को हाथ हिला रहे थे जो उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। आर्यन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या डी रेंजो रोडनिक के जूते में कदम रख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे रोडनिक ने कभी मार्को रॉसी के लिए किया था। मौजूदा F1 चैंपियन के रूप में जैक्सन रेसिंग को बनाए रखने और बचाव करने के लिए बहुत कुछ था। एक बार जब जैक्सन रेसिंग अपनी 7 बसों और एक विशाल ट्रक में रवाना हो गई, प्रत्येक वाहन चांदी के काले और नीले रंग में चमक रहा था, हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अंततः ट्रैम्पोस रेसिंग पर अपना ध्यान दिया। 1 घंटे बाद ट्रैम्पोस रेसिंग ने हवाई क्षेत्र छोड़ दिया। उनकी यात्री बस शहर के केंद्र में लुढ़क गई। बस बुडापेस्ट के एक छोटे से दर्शनीय दौरे के लिए संक्षिप्त रूप से अलग हुई। इसकी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए बाकू, अजरबैजान की तरह ही बुडापेस्ट भी मोटरस्पोर्ट भावना को उत्साह के साथ गले लगाता हुआ लग रहा था, क्योंकि सप्ताहांत के त्योहारों की तैयारी पहले ही पूरे जोर पर थी। वाह, आर्यन ने खुद से फुसफुसाया। उसकी आंखें एक आकर्षक स्मारक पर टिकी थीं जब बस गुजर रही थी। गेलेट हिल पर स्वतंत्रता की प्रतिमा खड़ी थी, जैसा कि उनके काम पर रखे गए टूर गाइड ने वर्णित किया था। एक आसन पर बैठी आंख को पकड़ने वाली कांस्य प्रतिमा एक महिला को हथेली का पत्ता ऊपर उठाए हुए दर्शाती है। उनके गाइड के अनुसार ये स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक था, राष्ट्र के समृद्ध और जटिल इतिहास की एक शक्तिशाली याद। आर्यन के लिए ये हाल ही में देखी जा रही हर अमेरिकी फिल्म की शुरुआत में दिखाई देने वाली हरे नीले रंग की महिला के समान लग रहा था। अरे, काश मेरे पास एक कैमरा होता, आर्यन ने बड़बड़ाया, एक विकल्प के रूप में अपना फोन निकालते हुए। उसने सोचा कि एक उचित कैमरे के साथ वह इन क्षणों को और अधिक पूरी तरह से कैद कर सकता है। अरे, इसे छोड़ दो दोस्त, मैककॉले ने कहा, जो उसके बगल में बैठा था। तुम एक ड्राइवर हो, तुम जानते हो कि तुम इतनी बार यात्रा करोगे कि इन नज़ारों का कुछ समय बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? मुझे लगता है, आर्यन ने अपना फोन नीचे करते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें सहज रूप से एंसल की ओर चली गईं, जो शहर के दृश्यों को ध्यान से देख रहा था जो प्राचीन रोम की भव्यता को प्रतिध्वनित करता हुआ लग रहा था। एंसल के बगल में खाली सीट ने आर्यन को थोड़ा हैरान कर दिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वे बस में एक साथ क्यों नहीं बैठे थे। उसका फोन उसकी हथेली में एक बार बजा, उसका ध्यान खींचते हुए। स्क्रीन चालू करते हुए वह अपने संदेशों पर गया। सारा का एक नोटिफिकेशन सामने आया, जो उसे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के परिणामों के बाद निर्धारित एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता की याद दिला रहा था। यह हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स से पहले F2 के लिए फेडरेशन द्वारा आयोजित एक आगामी हेड टेबल साक्षात्कार था।
इस कार्यक्रम में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के शीर्ष 5 फिनिशर के साथ साथ शॉन आरोनसन भी शामिल होंगे, जिन्हें दौड़ पूरी न कर पाने DNF का सामना करना पड़ा था। स्टीव कोल को मेजबान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और सत्र को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स पर उनके प्रतिबिंबों और आगामी रेस पर उनके दृष्टिकोण के बारे में सवालों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने बढ़ते प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक ही मेज पर बैठने का विचार आर्यन को बेचैन कर गया। जब उसने मानसिक रूप से पिछली रेस के शीर्ष 5 को याद किया तो उसे एहसास हुआ कि लाइनअप में उसका टीममेट एंसल, मैक्स एडम्स, दानी वाल्डिंग और कबीर शामिल होंगे। शॉन छठे प्रतिभागी के रूप में समूह को पूरा करेगा। आर्यन ने जल्दी से सारा को वापस संदेश भेजा, ये पुष्टि करते हुए कि वह इस कार्यक्रम से अवगत था और हलासा पवेलियन में देर से दोपहर तक वहां होगा, एक ऐसा स्थान जो पारंपरिक हंगेरियन वास्तुकला से सुसज्जित था। जब सत्र शुरू होने वाला था, कोई बात नहीं, बस इसे उस समय मत रखना जब मैं वहां होऊंगा। आर्यन ने आह भरी। अभी अभी पहुंचने के बाद अब उसे गर्म, लगभग गर्मी की धूप के नीचे शहर के एक ऐसे कोर्स पर दौड़ना होगा जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला और आबादी वाला था। आर्यन मन ही मन हंसा। उसने देखा कि सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे दैनिक कार्य छोड़ने के बारे में न सोचने के लिए धकेलना था। पुरस्कारों में उसके पास एक था जो उसकी शक्ति विशेषता में वृद्धि थी। ध्यान रखें, आर्यन शक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों को 20 पर ले जाने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह एक नया कौशल अनलॉक कर सके। अब 17 की वैल्यू पर एक अतिरिक्त जोड़ 1 शक्ति उसे एक कदम और करीब ले जाएगी। फिर परिणामों में उसकी चपलता विशेषता में एक संभावित कटौती थी और चपलता 20 पर होने के कारण एक कटौती इसे वापस 19 पर ले जाएगी, जो सभी विशेषताओं को 20 या उससे अधिक पर लाने के लिए एक अतिरिक्त चढ़ाई थी। इसे जोड़ने के लिए रतौंधी सिर्फ एक अतिरिक्त उपाय था। आर्यन ने अपनी आंखें आगे सड़क पर उठाईं, यह महसूस करते हुए कि दल एक सुरंग के पास आ रहा था। मन प्रवेश द्वार मंडरा रहा था, पत्थर के मेहराब से छाया हुआ था जिसने इसे फंसाया था। सुरंग के पार वह जानता था कि यह एक राजसी 6 तरफा मोड़ पर खुलेगा जो प्रतिष्ठित लिबर्टी ब्रिज की सीमा पर था। इसके लोहे के ट्रस इस तरह की पुरानी दुनिया की सुंदरता के साथ उठ रहे थे। जिस रास्ते पर वे अब यात्रा कर रहे थे वह दूरस्थ था, एक सुनसान परिदृश्य से होकर गुजर रहा था, जिसमें एक सड़क थी जो टायरों के नीचे थोड़ी पथरीली महसूस होती थी, फिर भी एक लय प्रदान करती थी जो उसके बट के लिए अजीब तरह से संतोषजनक थी। आर्यन ने दूरी में अपनी आंखें सिकोड़ी। यह नहीं देख पा रहा था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर और उनके किराए के गाइड ने उल्लेख किया था कि यह क्षेत्र कोस्जेली जिला कहलाता था, बुडापेस्ट का एक कम ज्ञात हिस्सा जो एकांत और आकर्षण दोनों प्रदान करता था। धीरे धीरे एक पत्थर की इमारत धुंधले क्षितिज से उभरी, जिसका मुखौटा पुराना लेकिन गरिमापूर्ण था। प्रवेश द्वार के ऊपर बोल्ड अक्षरों में वास्लीगेट ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ था, जिसे अनुभवी पत्थर में गरिमा के साथ उकेरा गया था। कुछ ही पलों में बस नियमित सुरक्षा जांच के लिए सामने के गेट पर रुक गई। एक छोटी सी गलतफहमी हो गई क्योंकि सुविधा के सुरक्षा कर्मियों, फेडरेशन के प्रतिनिधियों और ट्रैम्पोस रेसिंग के कर्मचारियों ने संक्षिप्त शब्दों का आदान प्रदान किया। पता चला कि मिस्टर ग्रांट का काफिला उनके उपकरण ट्रक और आवश्यक सहायता वाहनों के साथ अभी तक नहीं आया था। इस बस में केवल ड्राइवर और कुछ दल सदस्य थे। लंबी यात्रा से बेचैन दल खुले में फैल गया, अपने पैर फैलाते हुए और उस शांति में स्नान करते हुए जो क्षेत्र को घेरे हुए थी, क्योंकि विशाल प्रबलित गेट उन पर मंडरा रहा था। सदस्य घूम रहे थे, अपने नए परिवेश को लेते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। आर्यन कभी कभी अपनी घड़ी पर नजर डालता, मानसिक रूप से समय नोट करता और अपने दैनिक कार्य की समय सीमा को ध्यान में रखता। आर्यन को बाहर इतना शांत और शांतिपूर्ण लगा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर का परिसर कितना शांत था। आखिरकार दोपहर 1 बजे के आसपास इंजनों की गड़गड़ाहट ने मुख्य काफिले के आगमन का संकेत दिया। एक ट्रक दृश्य में आया, उसके बाद छोटे सहायता वाहन। एक बार जब जांच पूरी हो गई तो गेट चरमरा कर खुल गया। उस सुविधा का खुलासा हुआ जो अगले 5 दिनों के लिए उनका आधार होगा। अंदर वास्लीगेट ट्रेनिंग सेंटर पुरानी दुनिया की वास्तुकला और आधुनिक डिजाइन का एक अच्छा मिश्रण था। आश्चर्यजनक रूप से कोबलस्टोन पथ थे जो उन्हें स्टील फ्रेम वाली इमारतों की ओर बगीचों के माध्यम से बुनने में मदद करते थे। वहां की हवा ताज़ा, प्राकृतिक और मिट्टी की गंध वाली थी। शायद यह ऊंचे ओक और अच्छी तरह से छटे हुए हरियाली की उपस्थिति थी। दल ने बसने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जबकि अभ्यास निर्धारित थे। वे केवल हास और विक्रम के लिए थे, क्योंकि सुश्री वलॉटन और मिस्टर ग्रांट ने आर्यन और एंसल के आगामी साक्षात्कार को ध्यान में रखा था। अच्छा ट्रैक है, आर्यन ने सोचा, एक हुडी ट्रैकसूट में बदलते हुए खिड़की से सुविधा के लेआउट को देखते हुए। उसे याद आया कि उसने वार्डन में से एक को ये कहते हुए सुना था कि ट्रैक 2.5 किलोमीटर तक फैला है, एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक प्रभावशाली लंबाई। अनुमति मिलने पर आर्यन एक बाहर जाने वाली बस में चढ़ गया जो आपूर्ति लेने जा रही थी। उसने डेन्यूब तटबंध की शुरुआत में उतरने का अनुरोध किया, जो प्रसिद्ध नदी के किनारे फैला हुआ था और बुडापेस्ट के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता था।
कुछ मिनट बाद बस स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भरे जीवंत क्षेत्र में रुकी। उसके ईयरपीस के माध्यम से पहले से ही संगीत गुनगुना रहा था। आर्यन बाहर निकला। उसने आगे के सुंदर रास्ते पर अपनी नजरें टिकाने से पहले जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के मिश्रण को देखा। सिस्टम, ये कितना लंबा है? यह एक रेप है। तुमने 10 किलोमीटर कहा था, ठीक है। आर्यन ने तेजी से सांस छोड़ी और अपना पहला कदम बढ़ाया। कुछ ही पलों में वह बुडापेस्ट के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक से होकर दौड़ रहा था। रास्ता नदी के किनारे, सुरुचिपूर्ण पुलों और भव्य ऐतिहासिक इमारतों के पास से गुजरता था, और हर कदम उसे शहर के सार में डुबो देता था क्योंकि वह सेकंडों में पसीना बहाता था। एपिसोड 96, F2 मध्य सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्री रेस ड्राइवर प्रेस कॉन्फ्रेंस मोटरस्पोर्ट में और किसी भी खेल में भी एक प्रथागत बात थी। एक त्वरित 1-2 घंटे का सत्र जो स्टैंडिंग के शीर्ष 5 को प्रेस के साथ एक बड़े कमरे में एक साथ लाता था। ये गतिविधि चतुराई से प्रमुख समय पर आयोजित की जाती थी, जैसे सीजन की शुरुआत में, मध्य सीजन में और अंतिम ग्रैंड प्रिक्स या मेगा प्रिक्स से ठीक पहले, जैसा कि इसे कहा जाता है। यह F1 और F2 दोनों पर लागू होता था। F2 हमेशा अपनी किसी भी गतिविधि को F1 से एक दिन पहले करता था। फेडरेशन ने इस कॉन्फ्रेंस को कई अलग अलग कारणों से आयोजित किया। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक युवा ड्राइवरों को कैमरों के सामने अधिक बार लाना था। यहाँ वे अपने अनुभवों और विचारों के बारे में और जानेंगे कि वे सीजन के बाकी हिस्सों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। एक और कारण उनके आरामदायक नियम के साथ संरेखित करना था, जो ड्राइवरों को आपस में परिचित कराने में मदद करना था। ये कड़वी या खतरनाक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने में मदद कर सकता है जो अंदर आ सकती है, खासकर जब वे शायद ही कभी एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा के माहौल के बाहर देखते हों। हालांकि फेडरेशन इस गतिविधि के दौरान उनके बीच होने वाले किसी भी मामूली नाटक का मनोरंजन करने से ज्यादा खुश था। हलासा पवेलियन, बुडापेस्ट के केंद्र के किनारे से थोड़ी दूर एक अच्छी तरह से सजाया हुआ अखाड़ा जैसा सरकारी संपत्ति, आज का स्थान था, और उनके संबंधित कैमरामैन के साथ रिपोर्टर पहले से ही मौजूद थे। सफेद कॉन्फ्रेंस रूम में घूम रहे थे, जिसके आगे लाल ऊंची मेज मंडरा रही थी। स्टीव कोल, एक नेवी ब्लू सूट में स्मार्ट तरीके से तैयार, एक लाल टाई और नीचे एक सफेद ड्रेस शर्ट के साथ, आज के लिए तैयार था। उसकी इन रेस अंग्रेजी कमेंट्री के अलावा यह उसे सौंपा गया एक दुर्लभ काम था, और वह इसे अच्छी तरह से करने के लिए दृढ़ था। इस बीच जैसे ही सारा और मेहरा दोपहर की फ्लाइट से बुडापेस्ट में उतरे, सारा बिना किसी आराम के आर्यन को लेने चली गई। उसे ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश की अनुमति दी गई और आर्यन के लिए कुछ मिनट इंतजार किया। आर्यन ने अभी अभी अपना दैनिक कार्य पूरा किया था, लंबी दूरी तक दौड़ते हुए, जब तक कि उसके सिस्टम ने उसे कार्य के पूरा होने की सूचना नहीं दी। वह बेस पर लौटा, तरोताजा हुआ और एक लाल ट्रैम्पोस दल ब्रांडेड पोलो शर्ट में तैयार हुआ, जिसे भूरे रंग की पैंट और आरामदायक जूतों के साथ जोड़ा गया था। एंसल ने उसका इंतजार करने की पेशकश की थी, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सारा ठीक कब पहुंचेगी, और वह किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से दोपहर 3:30 बजे तक सारा परिसर में थी, और आर्यन बस अपने फोन के साथ अपनी जेब में नरमी से बाहर निकल गया। वह यात्री सीट पर बैठ गया और उसे एक मासूम मुस्कान दी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसने आज खुद को धकेला था। कॉन्फ्रेंस सेंटर में पहुंचने पर आर्यन ने बाहर इकट्ठे रिपोर्टरों की एक छोटी भीड़ देखी। ऐसा लग रहा था कि वे या तो अनौपचारिक थे या उनके पास प्रवेश करने के लिए आवश्यक साख की कमी थी। भले ही आर्यन को सलाह दी गई थी कि उसे संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है और सीधे मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में आगे बढ़ना है। स्वागत है, मिस्टर आर्यन वर्मा, स्टीव कोल ने एक उत्साही स्वर के साथ अभिवादन किया जब आर्यन ठंडे, वातानुकूलित कमरे में दाखिल हुआ। मेज के पार अपना हाथ बढ़ाते हुए स्टीव ने व्यापक रूप से मुस्कुराया और आर्यन ने जवाब दिया। कैमरे की चमक ने उनके हाथ मिलाने को कैद कर लिया। बस 2 और ड्राइवर बाकी हैं, स्टीव ने अपनी कलाई घड़ी पर संक्षिप्त रूप से नजर डालते हुए जोड़ा। आर्यन की आंखें एंसल से मिली, जो मेज के केंद्र में आराम से बैठा था। उसे एक जानने वाला सिर हिलाया। फिर उसने बाईं ओर बैठे अन्य 2 ड्राइवरों के दृश्य को देखा। मैक्स एडम्स, जिसने एक आरामदायक, लापरवाह भाव पहना था, और दानी वाल्डिंग, जो छोटा और अधिक केंद्रित दिखाई दे रहा था। ये वास्तव में आर्यन का दानी को करीब से देखने का पहला मौका था। दानी और एंसल के बीच की सीट लेते हुए आर्यन को एक माइक्रोफोन दिया गया। उसने इसे अपनी दल ब्रांडेड पोलो शर्ट पर क्लिप किया क्योंकि प्रसारण दल ने अपने अंतिम समायोजन किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह लाइव सत्र के लिए तैयार था, ठीक दूसरों की तरह। लाइव होने से 25 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, कबीर अंदर आया। उसके कुछ ही देर बाद शॉन आरोनसन। स्टीव कोल का चेहरा चमक उठा जब उसने पूरी लाइनअप देखी और ड्राइवरों से एक दूसरे को स्वीकार करने का अनुरोध किया। मेज के चारों ओर मूक सिर हिलाना और संक्षिप्त नजरें बदली गईं। आर्यन ने आरोनसन के साथ आंख से संपर्क करने से परहेज किया, जिसने बदले में किसी को नमस्ते नहीं किया। मैक्स एडम्स ने आधे अधूरे मन से कुछ बड़बड़ाया, उसकी नजरें दूर और उदासीन थीं। केवल एंसल और कबीर ने स्वीकारोक्ति में दृढ़ता से सिर हिलाया।
यह महसूस करते हुए कि वह और अधिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, स्टीव ने अपना ध्यान केंद्रित किया क्योंकि मुख्य प्रसारक ने घोषणा की कि वे कुछ ही पलों में लाइव होने जा रहे हैं। उसने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, एक गहरी सांस ली और शुरू करने के लिए तैयार हुआ। आगामी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स से पहले आज एक विशेष F2 प्री रेस ड्राइवर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड आफ्टरनून, मैं स्टीव कोल हूं और इस बातचीत का मार्गदर्शन करना एक सम्मान की बात है। चलिए आखिरी दौर पर एक त्वरित प्रतिबिंब के साथ शुरू करते हैं। आप में से प्रत्येक के स्टैडहेवन में परिभाषित क्षण थे जिसने आपको अपने संबंधित पदों पर पहुंचाया या सब कुछ खो दिया। आर्यन, तुमने तूफान में एक लड़ाई के बाद एक शानदार देर से रेस प्रभुत्व का प्रबंधन किया। मैक्स, तुमने उन अंतिम लैप्स में जमकर बचाव किया। और दानी, मिडफील्ड के माध्यम से तुम्हारी लड़ाई बिजली की तरह थी। मैं ये पूछकर शुरू करना चाहता हूँ, रेस के उन गहन अंतिम क्षणों के दौरान तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, कठोर मौसम के साथ, और इसने हंगरी में तुम्हारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया? ड्राइवरों पर एक अजीब चुप्पी का क्षण लटका रहा, इससे पहले कि कबीर ने इसे तोड़ा, कंधे उचकाते हुए और स्टीव का सामना करने के लिए आगे झुकते हुए। इसमें बहुत कुछ नहीं है, वास्तव में प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मेरा दृष्टिकोण और मेरा मानना है कि उनका भी जीतना है, पिछली रेस में जो कुछ भी हुआ हो उसके बावजूद, उसने जल्दी से कहा। मेज के दूर के छोर से मैक्स एडम्स ने बड़बड़ाया, वह सही है, आसपास के सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए। स्टीव ने सिर हिलाया, फिर आरोनसन की ओर मुड़ा। मैं समझता हूँ कबीर, उसने ध्यान केंद्रित करने से पहले कहा। लेकिन इतनी नाटकीय रेस के बाद कुछ साहसिक बयान दिए गए थे। उदाहरण के लिए, स्टीव ने आरोनसन पर अपनी आंखें टिकाते हुए जारी रखा, दुर्भाग्य से तुम समाप्त नहीं हुए, अपनी टीम को सिर्फ 2 अंकों के साथ छोड़ दिया। रेस के बाद तुमने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, अगर कोई उससे नहीं निपटता है तो मैं करूंगा। ये मजबूत शब्द हैं और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि तुम इसका समर्थन करने के लिए क्या करने का इरादा रखते हो, खासकर अब जब तुम अपने DNF के बाद ग्रिड के पीछे से शुरू कर रहे हो। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, एक प्रतिस्पर्धी ड्राइवर कम और आगामी रेस के लिए एक चिंता कम। आरोनसन ने अपना होंठ काटा जैसे कि स्टीव के शब्दों ने उसे नाराज कर दिया हो। उसने आह भरी, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। स्टीव, मैं खुद को इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ F2 ड्राइवरों में से एक मानता हूं, अगर सबसे अच्छा नहीं। मैंने जितने भी सीजन में भाग लिया है उसमें सबसे अच्छे के लिए कमजोर ड्राइवरों, धोखेबाजों को रास्ते से हटाना प्रथागत है। मैं समय के साथ ऐसा करने का इरादा रखता हूं, सिर्फ एक रेस में नहीं, उसने कहा। स्टीव ने अपनी भौहें उठाई, रुचि बढ़ गई। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि आर्यन एक कमजोर ड्राइवर है, एक धोखेबाज है? आर्यन, जो मेज पर मिले रेत के एक दाने से अनजाने में खेल रहा था, ने सवाल पर अपना सिर उठाया। कमरे में तनाव बढ़ गया क्योंकि सभी की आंखें आरोनसन पर टिकी थीं, उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। आरोनसन ने कंधे उचकाए। वह जानता था कि स्टीव उसे एक तीखे जवाब के लिए उकसा रहा था और इसे न लेना बुद्धिमानी थी, लेकिन आरोनसन को परवाह नहीं थी। वह अपने शब्द पर खड़ा था। मैं उसे एक ड्राइवर के रूप में नहीं पहचानता, मैं इन नए लड़कों में से किसी को नहीं पहचानता, जिसमें मेरे बगल में बैठा एक भी शामिल है। मिस्टर आरोनसन, हम शिष्टाचार की सलाह देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी को उनके नामों से संबोधित करें, आयोजकों में से एक ने हस्तक्षेप किया। कबीर ने आरोनसन को एक घृणित नज़र से देखा। नाम बेलिंगहैम है, कबीर मल्होत्रा। अजीब है कि तुम भूल गए, ये देखते हुए कि मैं पोडियम पर तीसरे स्थान पर खड़ा था, उसने ताना मारा। आरोनसन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन स्टीव ने हस्तक्षेप किया। शांत हो जाए सज्जनों, चलिए इसे पेशेवर रखते हैं, उसने आर्यन की ओर मुड़ते हुए कहा। आर्यन, तुमने अपने प्रतिद्वंद्वी की टिप्पणी सुनी है, वही जिसे तुमने स्टैडहेवन में मात दी थी, एक थकाऊ शारीरिक मुठभेड़ के बाद अपनी पहली GP जीत हासिल की थी। तुम्हारा क्या जवाब है? वो एक बड़ा बेवकूफ़ है। आर्यन ने सांस छोड़ी, उसका भाव शांत था। मुझे यकीन नहीं है कि वह किस तरह का जवाब ढूंढ रहा है। हाँ, शायद पिछली रेस में उसका परिणाम मुझसे प्रभावित हुआ था, कानूनी रूप से, लेकिन मैंने अब तक 3 पोडियम फिनिश के साथ लचीलापन दिखाया है, जबकि उसके 2 हैं। उसने आरोनसन की ओर अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। तो मुझे नहीं लगता कि कमजोर सही शब्द है। कैमरे चले और फ्लैश चमके क्योंकि बातचीत लाइव प्रसारित हुई। जबकि F2 ने कभी भी F1 का विशाल ध्यान आकर्षित नहीं किया, हाल के सीजन, विशेष रूप से यह वाला, ने महत्वपूर्ण दर्शकों की रुचि को आकर्षित किया था। स्टीव कोल आर्यन के जवाब पर मुस्कुराया और मैक्स की ओर मुड़ा, जो अब और अधिक आराम से बैठा था। उसकी हथेली उसकी गाल के नीचे टिकी थी। मैक्स, मैंने देखा कि तुम शॉन के शब्दों के बाद हंसे, तुम्हें क्या मनोरंजक लगा? मैक्स फिर से हंसा, उसके कंधे थोड़े हिल रहे थे। उसने कहा कि वह इस पीढ़ी का सबसे अच्छा F2 ड्राइवर है। उसने बड़बड़ाया, एक मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी जब उसने अपना सिर हिलाया। और तुम्हें यह मजेदार लगता है? आरोनसन ने चिढ़कर पूछा। नहीं, मुझे ये हास्यास्पद लगता है, मैक्स ने जवाब दिया, अभी भी अपना सिर हिलाते हुए।
शून्य चैंपियनशिप वाले किसी के लिए बड़े शब्द। स्टीव, तनाव को रास्ते से भटकते हुए महसूस करते हुए, जल्दी से हस्तक्षेप किया। सज्जनों, हम यहाँ सफलता की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हैं, उस पर बहस करने के लिए नहीं। इससे पहले कि हम रिपोर्टरों के प्रश्नोत्तर सत्र में आगे बढ़ें, मैं एंसल और बाकी लोगों से हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में सुनना चाहूंगा, उसने कहा। एंसल, लंदन की बारिश की बौछार में तुम्हारा और तुम्हारे टीममेट आर्यन का एक संक्षिप्त मुकाबला हुआ था। वह जीता, P1 हासिल करते हुए। इस रेस में जाते समय तुम्हारी क्या मानसिकता है? क्या तुम ऊपर चढ़कर P1 या वह जो भी पोजीशन पर है, लेने की योजना बना रहे हो? एंसल ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुका। हाँ, ये प्रतिस्पर्धा है, और मुझे यकीन है कि वह समझता है। तो हाँ। ओह, सीधा। कोई और एक टिप्पणी साझा करना चाहता है? दानी, आर्यन, कबीर? जैसा कि आर्यन ने अनुमान लगाया था, कबीर कुछ शब्द कहना चाहेगा। मानो या न मानो, मैं आर्यन को इस कमरे में किसी और से ज़्यादा जानता हूँ, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, उसकी ऊंचाइयाँ उतनी ही अद्भुत हैं जितनी उसकी नीचाइयाँ, कबीर ने कहा, उस तरफ देखते हुए जहाँ आर्यन एंसल से बस एक सीट परे था। वह आर्यन की नज़र चाहता था, लेकिन आर्यन उसे नहीं दे रहा था। आर्यन की नज़रें रिपोर्टरों पर थीं और शायद रेत के उस दाने पर, और पहले की तरह, मैं हमेशा नीचाइयों का कारण बनने और उन्हें प्रतिस्पर्धी रूप से स्थायी बनाने के लिए तैयार हूँ। उन शब्दों के लिए धन्यवाद, स्टीव, आर्यन को देखते हुए जारी रखा। क्या तुम चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। ठीक है, स्टीव ने कैमरों की ओर मुड़ते हुए कहा। चलिए अगले खंड पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मैक्स एडम्स को जाता है। सामने की पंक्ति में एक रिपोर्टर ने हाथ उठाया। ये लगभग 30 मिनट और चला क्योंकि रिपोर्टरों ने उनमें से प्रत्येक से व्यक्तिगत सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने हंगारो रिंग के मानक ट्रैक पर नेविगेट करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत रणनीतियों के बारे में पूछताछ की। मैक्स एडम्स पर उनके हालिया प्रदर्शनों और श्रृंखला में अपने प्रभुत्व को फिर से हासिल करने के इरादे पर दबाव डाला गया। कबीर ने तेज तर्रार जवाबों से कमरे का मनोरंजन किया, जिससे आर्यन को बेचैनी महसूस हुई। चिंतित था कि उसे शनिवार को उससे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एंसल से एक बार फिर अपने टीममेट आर्यन के साथ अपनी गतिशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए कहा गया। उसने बस इस बात पर जोर दिया कि उनके बीच आपसी सम्मान था और वे एक टीम की जीत के लिए एक साथ काम करेंगे, किसी भी एक बनाम एक स्थिति को छोड़कर। आर्यन ने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी सवाल को कम करके आंका, ध्यान से यह सुनिश्चित करते हुए कि वह किसी भी जाल से बचता है जो गलत प्रतिक्रिया को भड़का सकता है। सौभाग्य से सत्र ठीक समय पर समाप्त हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वह अपना संयम खोने वाला है। कॉन्फ्रेंस रूम में हवा स्पष्ट थी क्योंकि मीडिया की बड़बड़ाहट तेज हो गई थी। सभी ड्राइवरों को सत्र के पूरा होने पर एक दूसरे से हाथ मिलाना आवश्यक था, और मेजबान स्टीव के साथ एक बार फिर, मिस्टर एंसल, मिस्टर आर्यन, कृपया इस तरफ आएं। काले रंग के एक आदमी ने उन्हें उस कमरे में इशारा किया जो उन्माद में बदल गया था। सभी ड्राइवरों को अलग अलग निकासों से बाहर ले जाया गया जो उन्हें खुले क्षेत्र में ले गए जहां प्रशंसक बेसब्री से उनकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। ट्रैम्पोस का प्रशंसक आधार ब्यूसेनो वेलोसिटा जूनियर और स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर जैसे लोगों की तुलना में छोटा था। फिर भी उनके समर्थकों ने इमारत से अपने दो ड्राइवरों के उभरने पर जोरदार ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन किया। एपिसोड 97, हंगरी जीपी का इंतजार। मिस्टर ग्रांट और सुश्री वल चाहते हैं कि हम स्टैडहेवन की रणनीति को दोहराएं, खासकर सुश्री वल। उन्होंने कहा कि यह तब तुम लोगों के लिए अच्छा काम किया था, और यह हंगारो जैसे मानक ट्रैक पर भी वैसा ही कर सकता है। इंजीनियरिंग विभाग दल के प्रमुख कोल्ट ने आर्यन और एंसल से कहा, जो सुश्री वल के साथ आया था। आर्यन और एंसल लॉकर रूम में थे, दिन के अभ्यास और सत्र के लिए अपने ट्रेनिंग वेस्ट स्टार में तैयार हो रहे थे। कोल्ट उनके बीच खड़ा था, जबकि आर्यन अपने दस्ताने समायोजित कर रहा था और एंसल बैठकर अपने रेसिंग बूट्स कस रहा था। एंसल का दिमाग दौड़ रहा था, प्रस्तावित रणनीति पर विचार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे दोहरी उन्नत रणनीति पसंद नहीं थी, जहां मिडफील्ड में ड्राइवर लीड वाले से ज़्यादा आक्रामक होता है ताकि एक स्थिर प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया जा सके। एंसल के लिए समस्या ये थी कि पोजीशन उलट दी गई थी, और पहले के विपरीत जहां आर्यन आमतौर पर उसके लिए प्रतिद्वंद्वियों से बचाव करता था, शनिवार को इसका उल्टा होगा, और अब उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। उसने आह भरी, अपना बालाक्लावा पकड़ा। हालांकि ट्रेनिंग के लिए हेड सॉक्स जरूरी नहीं थे, लेकिन एक पहनने से हमेशा उसे अपना ध्यान तेज करने और नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती थी। द्वितीयक के बारे में कुछ नहीं, वैकल्पिक? उसने कोल्ट से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोल्ट ने जवाब दिया। आर्यन पोल से शुरू करता है, तुम P4 से। डेल्टा 3 मार्जिन के अंतर वाले दो अन्य पोजीशन की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दाम ऊंचे होते जाते हैं। इसलिए हम फॉर्मेशन और उन सब चीज़ों के लिए उप रणनीतियों पर वास्तव में भरोसा नहीं कर सकते। आशा है तुम समझ गए होगे।
आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से अपना हेलमेट उठाया, अपने बाएं हाथ को फ्लेक्स करते हुए जब उसने एंसल पर नजर डाली। उसे यकीन नहीं था कि एंसल ने जवाब न देने का फैसला किया था या बालाक्लावा ने उसके शब्दों को दबा दिया था। जरूर, हम अच्छी तरह से ढलने की पूरी कोशिश करेंगे, आर्यन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कोल्ट ने सिर हिलाया, आर्यन के साथ वहीं खड़ा रहा जब तक एंसल तैयार नहीं हो जाता। एक बार जब एंसल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना हेलमेट पकड़ा तो वे दरवाजे की ओर मुड़े। कोल्ट ने फिर से बोलना शुरू किया, चिंता मत करो दोस्त, कम से कम अब हमारे पास रेस से पहले रणनीति बनाने की सुविधा है। ग्रिड के स्टैडहेवन के परिणामों से सेट होने के धन्यवाद, उसने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। सीजन के बाकी हिस्सों के लिए हमारे पास क्वालिफाइंग सत्र होंगे। कोल्ट सही था। सीजन के पहले आधे हिस्से में, मुख्य रूप से दूसरे से छठे राउंड तक, सभी ग्रिड पोजीशन पिछली फीचर्ड रेस के परिणामों से निर्धारित किए गए थे। इसमें आगामी 7वां राउंड भी शामिल था। हालांकि पहला राउंड और शेष 8वें से 12वें राउंड में ग्रिड पोजीशन सेट करने के लिए क्वालिफाइंग सत्र जैसे स्प्रिंट रेस या इसी तरह की गतिविधियां होंगी। आर्यन ने कोल्ट को बोलते हुए देखा, उसके हम शब्द के लगातार उपयोग पर ध्यान दिया। आमतौर पर यह मैककॉले होता जो उसे और एंसल को ये जानकारी देता, लेकिन आर्यन को लगा कि कोल्ट को ऐसा करने का निर्देश दिया गया था, संभवतः सुश्री वलॉटन के समूह के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए। आखिरकार वे सब अब ट्रैम्पोस रेसिंग थे। वे तीनों मुख्य इमारत से बाहर निकले, ट्रेनिंग सेंटर के वार्डन के पास से गुजरते हुए। जब वे बाहर निकले, लाल रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ट्रैक के एक हिस्से पर कब्जा किए हुए थे, जीवंत बातचीत में लगे हुए थे। मैककॉले चर्चा के केंद्र में था, कारें किनारे पर खड़ी थीं, टेलीमेट्री रूम के पास धारीदार कर्व्स के ऊपर। आर्यन, कोल्ट और एंसल अच्छी तरह से बनाए रखी गई हरियाली के माध्यम से मशीनों के पास पहुंचे, जहां मिस्टर मोरिट्ज सुश्री वलॉटन के साथ खड़े थे। जैसे ही आर्यन और एंसल कारों के पास पहुंचे, दल ने उन्हें देखा और करीब आ गई। शुभ दोपहर सज्जनों, मोरिट्ज ने अपने विशिष्ट उत्साहित अंदाज में कहा। मुझे विश्वास है कि मिस्टर कोल्ट ने आपको बताया है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। उन्होंने जरूर बताया है, एंसल ने जवाब दिया। बिना एक शब्द कहे सुश्री वलॉटन मुड़ी और टेलीमेट्री रूम की ओर चली गई, जहां मिस्टर ग्रांट देखने वाले पोस्ट से नीचे देख रहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और उनकी मुद्रा शांत और आधिकारिक बनी हुई थी। माप के लिए मीट्रिक लैप्स पहले अच्छे होंगे, कोल्ट ने समझाया। उसके चश्मे ने उसे एक और अधिक पेशेवर रूप दिया जिससे मोरिट्ज का लगभग सामान्य लग रहा था। हम ड्राइविंग पैटर्न और कार के प्रदर्शन पर डेटा इकट्ठा करेंगे। यहाँ से हम मुख्य गतिविधि में जाने से पहले ताकत और सुधार के क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे। इसमें कितना समय लगेगा? 20 मिनट, मोरिट्ज ने तेजी से जवाब दिया। आर्यन और एंसल ने सहमति में सिर हिलाया। समय सीमा उचित लग रही थी। कोल्ट ने यह स्वीकार करते हुए बड़बड़ाया, अपने हाथ में रखे कागजों के ढेर को पलटते हुए। और फिर उसने जारी रखा, हम हास और विक्रम के साथ डीआर ड्रिल करेंगे, जिसमें हमें तेज रखने के लिए कुछ समयबद्ध पिट स्टॉप शामिल होंगे। एंसल ने अपने बालाक्लावा के पीछे त्योरी चढ़ाई। कोई कॉर्नरिंग अभ्यास नहीं, कोई फॉर्मेशन रन नहीं, उसने पूछा। उसके लहजे में अधीरता आ रही थी। कोल्ट ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, फाइल को फिर से स्कैन करते हुए। हंगारों में तेज रुकावट या बाधाएं नहीं हैं, मोड़ अपेक्षाकृत नौगम्य है, और आर्यन के पोल पर होने के कारण फॉर्मेशन का अभ्यास करना प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि आप दोनों रेस के दौरान करीब नहीं हो सकते हैं। हमें P1 बनाए रखने और तुम्हारे आक्रामक पासिंग को निखारने के लिए आर्यन को ट्रेनिंग देने के लिए अधिक समय समर्पित करने की आवश्यकता है। हम रक्षात्मक और आक्रामक समन्वय को चमकाने के लिए नकली ड्रिल करेंगे। यह अच्छा है कि कोई है जो तुम लोगों के लिए चीजों को इतनी अच्छी तरह से समझा सकता है, मोरिट्ज ने ताना मारा, ताली बजाते हुए। उसने आर्यन के पीछे दल की ओर इशारा किया, उन दो सिंगल सीटर की ओर इशारा करते हुए जहां हास और विक्रम घूम रहे थे। तुमने उन्हें सुना, जाओ अंतिम जांच करो, चलो शुरू करते हैं। आर्यन और एंसल ने अपने हेलमेट पहने, पट्टियों को कसकर सुरक्षित करते हुए जब वे कारों की ओर बढ़े। 10 में खत्म होने से पहले यहाँ 2 और ले आओ, मोरिट्ज ने उस टेलीमेट्री रूम से चिल्लाया जिसमें वह अभी दाखिल हुआ था। उसके हेलमेट के अंदर की महक कभी बेहतर नहीं थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करते हुए जब उसने सोम्बरकोर इंजन को जीवंत किया। वह अब इस 20 स्तर के इंजन का इतना आदी हो गया था कि वह अक्सर सोचता था कि वह F1 में अधिक मांग वाले इंजनों के साथ कैसे ढलेगा। आर्यन ने अपने रियरव्यू मिरर में देखा। एंसल की कार ठीक पीछे थी, बड़े करीने से स्थित थी। कॉम में कर्कश आवाज आई, आर्यन को उसकी संक्षिप्त दिवास्वप्न से बाहर निकालते हुए। तारांकन, ये ट्रैक एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए काफी लंबा है दोस्तों, जो एक अच्छी बात है। हम उच्च दबाव वाली रेस स्थितियों की नकल कर सकते हैं जैसे हम वास्तव में एक में हैं। तारांकन। रेडियो एक सेकंड के लिए चुप हो गया, संभवतः मोरिट्ज के ट्रांसमीटर बदलने के कारण। फिर एक और आवाज आई, तारांकन ठीक है, आर्यन तारांकन। आर्यन की भौहें तुरंत तन गईं। यह मोरिट्ज की आवाज नहीं थी, ये सुश्री वलॉटन की थी।
तारांकन, साफ निकास, अच्छे पैटर्न, इष्टतम प्रदर्शन। हम ऐसे परिणाम बनाते रहते हैं, ये स्थायी हो जाता है। तुम समझे? तारांकन तारांकन। हाँ, मैं समझता हूँ, आर्यन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। तारांकन, चलो शुरू करते हैं तारांकन। एपिसोड 98। बैठे, समर्थन और फिर गति। रेस का दिन, जून 2, हंगारो रिंग, बुडापेस्ट, हंगरी। शनिवार आखिरकार आ गया था और हंगारो रिंग का विशाल स्टेडियम जैसा सर्किट ऊर्जा से गुलजार था। फॉर्मूला 2 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी के लिए तैयार था। फीचर्ड रेस देर दोपहर 4 बजे निर्धारित थी, जिसके शाम तक खींचने की उम्मीद थी, संभवतः 5 या 6 बजे के आसपास समाप्त हो सकती थी। इस समय, हालांकि, ये सिर्फ 2 बजे के कुछ मिनट बाद था और स्प्रिंट रेस चल रही थी। ऊपर का आकाश बादलों और प्रकाश का एक परस्पर क्रिया था, एक नर्म चमक पैदा कर रहा था जो सही रेसिंग स्थितियों का संकेत दे रहा था। बादल छाए रहने के पूर्वानुमान के बावजूद कोई बारिश आस नहीं लग रही थी, ड्राइवरों और प्रशंसकों दोनों के लिए एक आश्वस्त करने वाला संकेत। हंगरोरिंग अपने 4.381 किलोमीटर के घुमावदार डामर के साथ तीव्र लड़ाइयों को देने के लिए कोई अजनबी नहीं था और आज कोई अपवाद नहीं था। भव्य स्टैंड, ऊंचे और आधुनिक, उत्साही प्रशंसकों से खचाखच भरे हुए थे जो हंगेरियन झंडे लहरा रहे थे, नाम जप रहे थे और एक विद्युतीकरण वातावरण बना रहे थे। आर्यन ने आशावादी महसूस किया। सही मौसम से लेकर हवा में स्पष्ट उत्साह तक, सब कुछ ठीक लग रहा था। ट्रैम्पोस रेसिंग गराज में समय बिताते हुए, वह सर्किट की हवाई छवियों का विश्लेषण कर रहा था। हर मोड़, हर सीधा, हर संभावित ओवरटेकिंग जोन उसके दिमाग में अंकित लग रहा था। इस बीच, एंसल और हास ने ठोस प्रदर्शन के साथ स्प्रिंट रेस समाप्त की थी। एंसल ने एक मजबूत दूसरा स्थान हासिल किया और हास चौथे स्थान पर करीब था। उनके फिनिश सम्मानजनक थे, हालांकि यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी कि ये परिणाम 8वें दौर की फीचर्ड रेस के लिए ग्रिड सेट करने में कोई भूमिका निभाएंगे। शायद यह अगली स्प्रिंट रेस होगी, आर्यन ने हवाई तस्वीरों को मोड़ते हुए और उन्हें एक तरफ रखते हुए सोचा। उसने अपनी प्लेलिस्ट के साथ लगभग 20 मिनट आराम करने में बिताए, संगीत को दूर से गरजते इंजनों की हल्की आवाज़ों को दबाने दिया। जब उसने अंततः गराज से बाहर निकलने और पैडॉक में दल में शामिल होने का फैसला किया, तो हंगारो रिंग का नज़ारा उसे फिर से प्रभावित कर गया। बहरीन के रेगिस्तानी परिवेश के विपरीत, हंगारो रिंग हरे भरे हरियाली और घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जो आधुनिक ट्रैक को एक कालातीत, सुरम्य पृष्ठभूमि देता था। सर्किट का समकालीन डिजाइन विस्मयकारी था। एस्केलेटर दर्शकों और कर्मियों को अपनी बहुस्तरीय सुविधाओं में ले जा रहे थे, और पैडॉक क्षेत्र गतिविधियों से गुलजार था क्योंकि इंजीनियर कारों को ठीक कर रहे थे, मीडिया दल साक्षात्कार सेट कर रहे थे और प्रशंसक अपने पसंदीदा ड्राइवरों की झलक पाने के लिए होड़ कर रहे थे। आर्यन ने खुद एक एस्केलेटर लिया, भूतल पर उतरते हुए जहां दल का फ्लोरोसेंट लिट गराज इंतजार कर रहा था। ईंधन, रबर और गर्म धातु की अचूक गंध हवा में भर गई, भीड़ के दूर के जयकारों के साथ घुल मिल गई। ट्रैम्पोस रेसिंग की दोनों कारें अंदर आराम कर रही थीं, एक अभी भी स्प्रिंट रेस से गंदगी से लथपथ थी, जबकि आर्यन की बेदाग बनी हुई थी, ट्रैक पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और हम आज हमारे सम्मानित अतिथि, हंगरी की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मंत्री, सुश्री एवा नेगी का विशेष स्वागत करते हैं, जो फॉर्मूला 2 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के रोमांच का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। घोषणा पैडॉक स्पीकर के माध्यम से गूंज उठी, स्टैंड से तालियों की एक नई लहर पैदा हुई। जब आर्यन वहां खड़ा था, ये सब देख रहा था, एक दल सदस्य जल्दी से गराज में आया। आर्यन को देखकर, वह सिर्फ एक अपडेट देने के लिए काफी देर रुका। ओह, आर्यन, लाइट्स आउट होने में 50 मिनट हैं, उसने सूचित किया, इससे पहले कि वह छोटी सीढ़ियों से ऊपर भागता, संभवतः हैंसल को वही संदेश देने के लिए। आर्यन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, डिजिटल डिस्प्ले में 3 बजे के कुछ मिनट बाद का समय था। फीचर्ड रेस शुरू होने से 1 घंटे से भी कम समय के साथ, हवा में प्रत्याशा स्पष्ट थी। उसने गहरी सांस ली, चार्ज किए गए माहौल को अपने ध्यान को बढ़ावा देने दिया। हालांकि उसे मिस्टर ग्रांट, मिस्टर मोरिट्स, मिस्टर कोल्ट और सुश्री वलोटोन के साथ प्री रेस ब्रीफिंग के लिए कूल ऑफ रूम में जाना चाहिए था, लेकिन वह पैडॉक में बाहर जाने का विरोध नहीं कर सका। बाहर कदम रखते ही, आर्यन तुरंत भीड़ के शोर से घिर गया। ग्रैंड स्टैंड्स, मंद दिन के उजाले के नीचे झिलमिलाते हुए, लहराते झंडों और जयकारों के कोलाहल से जीवंत थे। हजारों की सामूहिक ऊर्जा सर्किट में फैलती हुई लग रही थी। हंगारो रिंग का लेआउट, जो अपने तंग मोड़ों और सीमित ओवरटेकिंग अवसरों के लिए जाना जाता है, उसके सामने फैला हुआ था, और यह एक मांग वाला 4.5 किलोमीटर था जो जल्द ही ग्रिड पर हर ड्राइवर को चुनौती देगा। जैसे ही आर्यन पैडॉक में और आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति ने कैमरों का ध्यान खींचा। अनजाने में, उसका रूप सर्किट के चारों ओर सभी स्क्रीन पर प्रसारित किया जा रहा था। ये तब तक नहीं था जब तक विक्रम, पैडॉक में चुपचाप बैठा, ने इसे इंगित नहीं किया कि आर्यन को एहसास हुआ कि जयकारों का अचानक हंगामा उसके कारण था।
यह नहीं जानते हुए कि कैसे प्रतिक्रिया दें, उसने बस भीड़ को हाथ हिलाया, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जहां ट्रैम्पोस का हस्ताक्षर लाल रंगों के समुद्र के बीच खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और वह वहां है। आर्यन वर्मा, 18। पोल आज उस युवक का है, और वह मैक्स एडम्स से ठीक आगे शुरू करेगा। इस बारे में बहुत अटकलें हैं कि क्या वह एक और जीत में बदल सकता है। देखते हैं कि ट्रैम्पोस ने उसके लिए चीजें कैसे सेट की हैं। आर्यन ने पैडॉक के निर्दिष्ट बैठने वाले क्षेत्रों में से एक में गया, जहां ट्रैम्पोस के पुरुष दल सदस्य इकट्ठे हुए थे। दल ने रणनीतिक रूप से खुद को अपने पिट बॉक्स के ठीक पीछे रखा था। दाईं ओर हैचेक का बॉक्स था और बाईं ओर एक छोटी टीम का पिट लेन, स्ट्रेट 4 से ठीक करती हुई और टर्न 11 से ठीक पहले प्रतिच्छेद करती हुई गतिविधियों की एक हड़बड़ी थी। जैसे ही पुरुष और लड़के पैडॉक में इकट्ठे हुए, उनकी बातचीत निर्बाध रूप से बह रही थी, जैसे कि वे एक दूसरे के मन को जानते हों। डेनिस, दल सदस्य 2, पिट का प्रभारी, ने अपनी कमर पर एक हाथ रखा था जब उसने अपनी टोपी को समायोजित किया, साफ सुथरे ट्रैक पर घूरते हुए जहां मार्शल ड्रिल कर रहे थे। पहले साफ रेस थी। एरिक तीसरे के लिए और जोर लगा सकता था, हालांकि आखिरी मोड़ में थोड़ा बहुत सतर्क, तुम्हें नहीं लगता? उसने किसी विशेष से नहीं कहा। मैककॉले, एक भाप से भरे कप कॉफी से घूंट लेते हुए, सुना और पास आया। बाधाओं में होने से बेहतर सतर्क रहना, दोस्त। चौथा स्प्रिंट के लिए बुरा नहीं है। वह आर्यन की ओर बढ़ा, उसकी नज़र संक्षिप्त रूप से युवा ड्राइवर पर चली गई। आखिरकार, फीचर्ड रेस हमें असली अंक देती हैं, और वह वहां उन्हें हमारे लिए प्राप्त करेगा। अगर वह शुरुआत को सही करता है। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं। उसके पास अब ग्रिड लॉन्च कौशल था, एक खराब शुरुआत उसकी चिंताओं में सबसे कम थी। तुम एक कुर्सी विशेषज्ञ की तरह लग रहे हो, दोस्त, मैककॉले ने चुटकी ली, आर्यन के बगल में कुर्सी में धंसते हुए। बहरीन के बाद तुमने क्या कहा था? कि आर्यन 10 लैप से आगे एक बढ़त नहीं रख सकता। मुझे फिर से याद दिलाओ कि अगली रेस में फिनिश लाइन को किसने पहले पार किया। विक्रम अपने फूले हुए स्वेटर में हंसा। मैककॉले ने इसे समर्थन के रूप में लिया और अपनी बाहें चौड़ी कर लीं, लगभग आर्यन पर कॉफी गिराते हुए। मैंने आज स्प्रिंट में मैक्स को देखा। हमें स्वीकार करना होगा, वह भूखा है, विक्रम ने कंधे उचकाते हुए कहा। हर कोई भूखा है, दोस्तों, मैककॉले ने चिल्लाया, इतना जोर से कि हैचेक का गराज सुन सके। लेकिन यहाँ आर्यन का काम उन्हें धूल चटाना है। उसने आर्यन को अपनी कोहनी से धक्का दिया। मैं सही हूँ, दोस्त। आर्यन, जो चुपचाप बकबक से दूर हो रहा था, खुद को रेस में कल्पना कर रहा था। सीजन के थीम सॉन्ग की हल्की धुनें पृष्ठभूमि में सर्किट के माध्यम से गूंज रही थीं। वास्तविकता में वापस आते हुए, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा की तरह अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उसने मैककॉले से कहा। तुम बहुत आश्वस्त लग रहे हो। ये सिर्फ समर्थन है। एक छोटा दल सदस्य, सैम, जो ध्यान से सुन रहा था, उत्साह से कूद पड़ा। जब आर्यन ने हाथ हिलाया तो क्या तुमने भीड़ देखी? मैं कसम खाता हूं, हंगरी का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ उसके लिए यहाँ है। उस तरह के समर्थन को कुछ तो गिनना ही चाहिए। समर्थन मेरी कार को ट्रैक पर नहीं रखता, आर्यन ने रूखेपन से कहा। लेकिन यह मनोबल के लिए अच्छा है, डेनिस ने प्रतिवाद किया। जिसकी बात हो रही है, क्या कोई यहाँ उसे बता सकता है कि जब वह कैमरे पर हो तो इतना कठोर दिखना बंद कर दे? वह वहां हेडलाइट्स में एक हिरन की तरह लग रहा था। आर्यन को मैककॉले से अपनी पीठ पर एक भारी थप्पड़ मिला क्योंकि दल हंसी में फूट पड़ा, उसका दिमाग अभी भी रेस को खेल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ब्यूसेनो वेलोसिटा, 13, मैक्स एडम्स, 67, डेनियल वाल्डिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ट्रैम्पोस रेसिंग, 43, एंसल हान, 21, आर्यन वर्मा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्क्वाड्रा कोर्स, 66, एल्बर्ट डर्स्टैपेन, 75, कबीर मल्होत्रा। घोषक की आवाज नामों और नंबरों को पुकार रही थी, हवा में गूंज रही थी। लाइट्स आउट होने में 30 मिनट, किसी ने दल को सूचित किया। एक आह के साथ, आर्यन खड़ा हो गया, पैडॉक में अपना समय कम करते हुए कूल ऑफ रूम में लौटने के लिए, उसका ध्यान तेज हो रहा था। एपिसोड 99, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। P5, दानी वाल्डिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। P4, एंसल हान। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। P3, कबीर मल्होत्रा। वो उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। P2, मैक्स एडम्स। वो उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पोल पोजीशन, आर्यन वर्मा। वो आर्यन ने पहले अपना इनरवियर उठाया, उसे अपने शरीर पर पहना। कपड़ा आग प्रतिरोधी बताया गया था और पहनने वाले के शरीर पर कसकर फिट होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद मुख्य गी आया, बेंच पर बड़े करीने से व्यवस्थित, जैसा कि वह हमेशा जोर देता था। उसने इसे एक पल के लिए उठाया, अपने अंगूठे से छाती पर कढ़ाई वाले ट्रैम्पोस लोगों को ट्रेस किया, फिर उसमें कदम रखा। कपड़ा धीरे से फुसफुसाया जब उसने इसे अपने पैरों पर खींचा और जिप लगाई। कुछ दल सदस्य पास से गुजरे, संक्षिप्त अभिवादन करते हुए जब वे दूसरे कमरे में अपने काम करने के लिए चले गए।
उसी कमरे से एंसल उभरा, पहले से ही तैयार, सिवाय अपने हेडसॉक के। हमेशा की तरह उसने आर्यन से कुछ शब्द कहे, फिर एक बेंच पर बैठ गया, एक यादृच्छिक स्थान पर अंतहीन घूरता रहा। आर्यन ने अपने आने वाले शब्दों को निगल लिया और उसे उसकी शांति और खामोशी देने का फैसला किया। उसने अपने दस्ताने के लिए हाथ बढ़ाया और प्रत्येक को कसकर पहना। एंसल पर कभी कभार नजर डालते हुए उसने दस्ताने की पकड़ का परीक्षण करने के लिए अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया, शून्य असुविधा सुनिश्चित करते हुए। एंसल बैठा रहा, उसका बालाक्लावा उसकी हथेलियों में कसकर पकड़ा हुआ था जब उसने रेस से पहले अपने विचारों को फिर से इकट्ठा करने की अपनी रस्म निभाई। जब उसे लगा कि वह तैयार है, तो उसने जल्दी से हेडसॉक को अपने सिर पर खिसकाया और इसे ध्यान से समायोजित किया। आर्यन ने उसकी चमकीली आंखों में चमक देखी, एक ऐसा रूप जो शुद्ध दृढ़ संकल्प और कुछ नहीं विकीर्ण करता था। उत्साहित होकर आर्यन ने एंसल की नकल की, अपने सिर को काले बालाक्लावा में खींच लिया। उसने सुनिश्चित किया कि सिरे उसके सूट के मोटे कॉलर के नीचे आराम से टिके हों। अच्छे माप के लिए उसने खुद को आईने में एक नज़र डाली। निश्चित रूप से वह एक अनुभवी ड्राइवर की तरह लग रहा था। पैरों की एक जोड़ी कमरे में दाखिल हुई। आर्यन ने तुरंत उनकी तेज गति के पीछे के उद्देश्य को पहचान लिया और जानता था कि यह सिर्फ दल सदस्यों से कहीं ज्यादा था। घूमते हुए वह सुश्री वलॉटन और कोल्ट को देख सकता था। कुछ और बताना है? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, सुश्री वलॉटन ने जवाब दिया, आर्यन और एंसल का संक्षिप्त अध्ययन करते हुए। 15 में लाइट्स आउट। गराज में जाओ, उसने कहा, जितनी जल्दी वह आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। आर्यन ने जाने के लिए अपना हेलमेट पकड़ने से पहले एक गहरी, गर्म सांस छोड़ी। दरवाजे पर रुकते हुए उसने एंसल को पीछे देखा। हान, लाइट्स आउट होने में 15 मिनट हैं। चलो। एंसल के लिए उसकी खामोशी की रस्म में अभी भी 1 मिनट बाकी था। आर्यन वहां धैर्यपूर्वक खड़ा रहा, इंतजार करता रहा जब तक कि उसका टीममेट आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना -43 ब्रांडेड हेलमेट नहीं पकड़ लिया। चलो चलते हैं, एंसल ने बड़बड़ाया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। दोनों ने धक्का दिया और एस्केलेटर की ओर एक मोड़ लिया। एक छोटी सवारी के बाद वे गराज पहुंचे, जो हमेशा की तरह शुरुआती ग्रिड से पहले गतिविधियों से गुलजार था। जैसे ही दोनों ड्राइवर ध्यान के केंद्र के पास पहुंचे, आर्यन की आंखें उसकी हैशिक की स्ट्रैम्पोस रेसिंग मशीन पर चली गईं। ये तैयार लग रहा था और उसके सिस्टम ने पुष्टि की कि यह जीत के लिए इष्टतम स्थिति में था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और सभी गैर आवश्यक कर्मियों को अगले 3 मिनट में पिट लेन खाली करना होगा। आर्यन और एंसल ने अपने हेलमेट पहने, दल से हाथ मिलाते और थपथपाते हुए। मिस्टर ग्रांट और मिस्टर मोरिट्स को अपने निर्देशों को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी, हर शब्द आर्यन के दिमाग में आसानी से फिर से चल सकता था क्योंकि वह जीत पर ध्यान केंद्रित करता था। उसके पोल से शुरू होने के साथ, वह जानता था कि वह रेस के परिणाम को परिभाषित कर सकता है अगर वह बस अच्छी तरह से शुरू करे और ग्रिड के ठीक बाद पहले कोने पर नजर रखे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ड्राइवरों को अनुस्मारक, ग्रिड सेटअप के दौरान पिट लेन में अपनी गति सीमा बनाए रखें। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी पट्टियां कसकर सुरक्षित थीं और हर बटन जगह पर था, दल ने अपने ड्राइवरों को उनके सिंगल सीटर में निर्देशित किया। ग्रिड समय। सुश्री वलॉटन ने स्पष्ट की घोषणा की, ये संकेत देते हुए कि गराज, पिट लेन, टेलीमेट्री रूम और पैडॉक में दिन का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। ठीक है, मैं पोल पर हूँ। मैं पोल पर हूँ। आर्यन ने इसे 3 बार और दोहराया ताकि यह डूब जाए। उसके पास लगातार दूसरी F2 जीत हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हंगरोरिंग आश्चर्यजनक था। डामर से दृश्य, दूर के ग्रैंडस्टैंड आकाश की ओर झुकते हुए असली था। वे दीवारों की तरह लग रहे थे, विभिन्न राष्ट्रों के झंडों से भरे हुए थे। अपने सुविधाजनक बिंदु से, वह डूबते सूरज को धीरे धीरे क्षितिज में डूबते हुए देख सकता था, जो उदास शाम के आकाश के माध्यम से एक अलौकिक नारंगी चमक डाल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और यह एक अनुस्मारक है, सभी गैर आवश्यक कर्मियों को अगले 3 मिनट में पिट लेन खाली करना होगा। आर्यन ने सांस छोड़ी जब उसकी कार सबसे आगे वाले ग्रिड बॉक्स पर रुकी और उसे पुष्टि में हाथ हिलाया गया। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उसके वाइजर पर पड़ी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हंगारोरिंग आज उसका परीक्षण करना चाहता था। उसने पहिया पर अपने हाथ स्थिर किए जब उसका सोमबरकोर जीवन में गुनगुनाया, कार्रवाई के लिए तैयार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 P10 रेनॉल्ड बोजोनेट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 P9 पीटर डी क्लार्क। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 P8 व्लाद वोलिंस्की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 P7 ओलिवर क्रिस्टेंसन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 P6 एल्बर्ट डर्स्टैपेन। एक बार जब सभी कारें जगह पर आ गईं, तो पहली लाल बत्ती जलने से पहले एक पल लगा। उससे पहले आर्यन ने अपने परिवेश और पोल से शुरू होने के माहौल का आकलन करने के लिए समय लिया। सबसे पहले उसने अपने साइड मिरर के माध्यम से अपने पीछे लाइन में लगी कारों की झलक देखी। वे अब उसके शिकारी थे और वह शिकार था जिस पर उन सभी की नजरें थीं।
दूसरा, आगे का ट्रैक एक खाली स्लेट की तरह फैला हुआ था। सिमुलेशन और अध्ययन के अनगिनत घंटों के दौरान उसने जो सही रेसिंग लाइन की कल्पना की थी, वह अब उसके जीवन में लाने का इंतजार कर रही थी। वह इन भूखे इंजनों को पहले लैप में ले जाएगा। तारांकन, हम एक साफ शुरुआत के लिए तैयार हैं। रोशनी के लिए 10 सेकंड। ये तुम्हारा क्षण है। आंखें आगे, पूरा ध्यान तारांकन। 10-4, चलो चलते हैं, आर्यन ने जवाब दिया, ठीक उसी समय जब पहली बत्ती जली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 30 सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों के बीच अंकों के लिए लड़ाई। 5वीं बत्ती चालू, और F2 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के लिए लाइट्स आउट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आर्यन वर्मा को एक अच्छी शुरुआत मिलती है, लेकिन मैक्स एडम्स उसके ठीक साथ है। ट्रैम्पोस एक प्रभावशाली शुरुआत के साथ टर्न 1 में बढ़त बना लेता है, लेकिन वेलोसिटा के एडम्स फिर से कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, आर्यन का इंजन मैक्स एडम्स के झपटते जबड़ों से बचने के लिए 200 किलोमीटर घंटा तक की गति बढ़ाने के लिए धकेला गया। पहले मोड़ पर पहुंचने से पहले, उसने सिस्टम की सिफारिश को पूरा करने के लिए अपने आंकड़ों को चतुराई से महत्व दिया। मैक्स एडम्स उसके साथ पहला मोड़ पूरा कर रहा था। 12.5%। आर्यन ने अपना पहिया झुका दिया जब ट्रैक दूसरे दाहिने मोड़ पर चला गया। मैक्स एडम्स ने उसकी तरफ कट मारा, उसे कर्ब्स पर ड्राइव करने के लिए मजबूर किया। आर्यन ट्रैक्शन बनाए रखने में सक्षम था। ट्रैक वापस बाईं ओर मुड़ गया, जिससे उसे फायदा हुआ। खैर, ये वह नहीं था जिसकी मैंने एक पोल से उम्मीद की थी, आर्यन ने सोचा जब वह आगे रहने में कामयाब रहा। मैक्स एडम्स ने टर्न 4 से एक बार फिर प्रयास किया। उसे मोड़ों पर पागलों की तरह बुनाई करनी पड़ी क्योंकि एडम्स अपने स्लिप स्ट्रीम के साथ तेज होगा, और कबीर पीछे और भी तेज। सीधे 800 मीटर का था, और आर्यन ये जानता था। मैक्स एडम्स निश्चित रूप से डीआरएस का प्रयास करेगा, और उसे उससे बचाव करना उसका काम था। भीड़ ने अनुमोदन में गर्जना की क्योंकि शुरुआती मोड़ों के अंतिम सेट को पैक के नेताओं ने समाप्त कर दिया था। सभी कारें एक साफ निकास के प्रयास में ट्रैक के किनारे की रेत से चल रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और आर्यन वर्मा आगे मजबूत नहीं दिख रहा है जब वे सीधे में जाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैक्स एडम्स तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसे देखो, वे लगभग छू गए थे। आर्यन ने इससे बचने के लिए किनारे की ओर पर्याप्त रूप से मुड़ा। उसकी कार ने एक निश्चित गति खो दी, लेकिन एक टायर खोने और डीएनएफ प्राप्त करने से बेहतर था। हालांकि, वह खुश था कि मैक्स ने अपनी लाइन भी ठीक कर ली। दोनों ने सिर्फ एक शुरुआती बढ़त के लिए अंक जोखिम में नहीं डाले। कबीर के पास, बल्कि, सीधे पर एक साफ बाहरी लेन थी। अपने पिछले हिस्से को खोलकर, कबीर मल्होत्रा मैक्स एडम्स के बगल में जिप करके P2 का दावा किया। उसकी गति आर्यन से P1 लेने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मोड़ों का अगला सेट आ गया। और आर्यन के उस किनारे पर होने के साथ जो उसने पहले लिया था, आर्यन ने पहला मोड़ बनाया, P1 बनाए रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अद्भुत शुरुआती लैप। स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर ने खुद को लीडरबोर्ड में एक स्थान ऊपर धकेल दिया है। आर्यन का दिल धड़कता रहा। उसने पहले कभी ऐसी रेस की शुरुआत का अनुभव नहीं किया था। उसने खुद को संभाला, टर्न 6 बनाते हुए एक बहुत गहरी सांस ली। उसने डूबते सूरज को अपनी जीत का गंतव्य माना। यह एक अंतहीन यात्रा थी, हाँ, यह उसे धक्का देता रहेगा। एक छोटा सीधा था, और आर्यन ने इसका अच्छा फायदा उठाया। वह कबीर से ठीक पहले टर्न 7 से जल्दी निकला, और जितनी जल्दी हो सके उस गति को बढ़ा दिया। आर्यन को यकीन नहीं था कि उसने कबीर पर कॉर्नर चॉपिंग की थी, केवल एक सूचना ही बताएगी। आर्यन ने अपने चेसिस को अगले मोड़ों में नेविगेट किया, अपनी लाल और काली डिलारा को विशाल हंगारो रिंग भीड़ को दिखाते हुए। उसके टायरों ने एक अच्छे बाहरी वक्र के प्रयास में फिर से धूल को चरा। कबीर ने पारंपरिक लेन ली, आधे सेकंड के लिए P1 छीन लिया, इससे पहले कि आर्यन ने अपनी प्रक्षेपवक्र पूरी की और लीडरबोर्ड उलट गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आर्यन वर्मा और कबीर मल्होत्रा फिर से लड़ रहे हैं। टर्न 10 ने उन्हें लगभग संपर्क में ला दिया था, लेकिन आर्यन वर्मा ने विशेषज्ञ रूप से बेलिंगहम के पिछले हिस्से से कट आउट किया, इस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में P1 में वापस। 25%। यह आर्यन को दूसरा सांस लेने का स्थान देने के लिए पर्याप्त था। बदले में, इसने कबीर से एक दूसरा सांस लेने का स्थान घटा दिया। इससे पहले कि वह जानता, मैक्स ने उसके स्लिप स्ट्रीम पर जवाबी हमला किया था और उसके साथ था। जैसे ही अंतिम मोड़ आया, मैक्स एडम्स ने आश्चर्यजनक रूप से आसानी से आगे बढ़कर कबीर से P2 वापस ले लिया, उसे एंसल के नुकीले दांतों के लिए छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये इस ग्रैंड प्रिक्स के लिए महत्वपूर्ण कोने हैं। वर्मा और एडम्स बेलिंगहम को लाइन के पीछे फेंक रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह उसके लिए खत्म हो सकता है। स्टीव एंसल हान उसके स्लिप स्ट्रीम पर हासिल कर रहा है, और वह अंदर की तरफ टर्न 11 पर प्रयास कर रहा है, लेकिन बेलिंगहम उसे नहीं दे रहा है। आर्यन बस अपनी ब्रेक बायस को बंद करने वाला था ताकि वह जितना हो सके उतनी शक्ति प्राप्त कर सके, इससे पहले कि वह सीधे नीचे उतरता, एक मोड़ बनाता, और जो एक रोमांचक शुरुआती लैप था, उसे सील कर देता।
उसके कान तब खड़े हो गए जब उसने एक जोरदार खरोंच सुनी, एक चीख और अचानक बैरिकेड्स में एक बीमार करने वाली धमाका। तारांकन धत्तेरे की, तारांकन तारांकन, मिस्टर मोरित्स ने कॉम से शाप दिया। भीड़ जंगली हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और वह एंसल हान के लिए एक बड़ा क्रैश है। मल्होत्रा दूसरे आदमी को छूकर आगे बढ़ता है। मल्होत्रा कुछ नहीं खोता, लेकिन ट्रैम्पोस ड्राइवर एक खोता है और बैरिकेड में वह जाता है। आर्यन, जो सोमबर को उसकी आवाज पर टिप्पणी नहीं सुन सकता था, मोरित्स से पूछता रहा कि क्या हुआ था। तारांकन, बस अपनी रेस पर ध्यान केंद्रित करो। हान बाहर है। उसने एक साहसी कदम उठाया, बहुत तंग, और दूसरे आदमी को भी निचोड़ना पड़ा। तारांकन। आर्यन ने सीधे नीचे उतरते हुए अपने होंठ के अंदर को काट लिया। ये निश्चित रूप से नहीं होना था। एंसल बाहर कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं। तारांकन, सुरक्षा कार बाहर है। डेल्टा समय बनाए रखें। एडम से अपने अंतर पर नजर रखें। तारांकन। आर्यन का दिल अभी भी धड़क रहा था, एड्रेनालाइन उसके माध्यम से उछल रहा था क्योंकि उसने अभी जो हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश की। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ कस गई, चमड़े के खिलाफ उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए एक भारी झटका। लेकिन P1 पर एक ड्राइवर के साथ वे यहां कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। सुरक्षा कार बाहर है और मार्शल ट्रैक पर हैं। ड्राइवर ठीक है, शुक्र है। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी, थ्रॉटल को कम करते हुए और कार को तटस्थ करते हुए जब उसने अपने डेल्टा की जांच की। उसके डिस्प्ले में एक चमकीली पीली पट्टी चमक रही थी, उसे आवश्यक गति को पूरा करने के लिए और धीमा करने का आग्रह कर रही थी। सभी कारें और ड्राइवर एक ही लाइन में एक साथ गुच्छे में आ गए, टायर का तापमान और उस तनाव को बनाए रखने के लिए थोड़ा बुनाई करते हुए। बस मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, आर्यन ने जोर दिया। तारांकन, P3 का दावा करना बहुत ज्यादा था। वह ठीक है, लेकिन कार खत्म हो गई है। तारांकन। धत्तेरे की, आर्यन ने मन ही मन शाप दिया, ये जानते हुए कि ये दल चैंपियनशिप में उनके अवसरों को बर्बाद करेगा। उसकी आंखें सबसे बड़े टीवी डिस्प्ले पर चली गईं, उसके हाथ स्थिर रूप से उसकी कार को सुरक्षा कार के नियमों के भीतर रखते हुए। वहां स्क्रीन पर एंसल बस दुर्घटनाग्रस्त लाल सिंगल सीटर छोड़ रहा था। वह चिल्ला नहीं रहा था या अपने टायरों को लात मार रहा था, लेकिन आर्यन बता सकता था कि निराशा उससे कहीं ज्यादा गहरी थी, उस तरह की जहां कोई कुछ नहीं करने का फैसला करता है, सिवाय चुप रहने के। आखिरकार, पहले लैप पर DNF प्राप्त करना ऐसी प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। एपिसोड 100, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2, अकेला ट्रैम्पोस मैन। एंसल ने अपनी बर्बाद कार पर एक आखिरी नजर डाली और फिर गुस्से में मार्शलों को खुद को ट्रैक से सुरक्षित बाहर ले जाने दिया। बैरिकेड से टकराने के बाद उसकी दाहिनी कोहनी में दर्द हो रहा था, लेकिन यह उसके दिल के दर्द जितना नहीं था। भीड़ में फुसफुसाहट भर गई, हालांकि ब्यूसेनो वेलोसिटा जूनियर और स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर के प्रशंसकों के अलग अलग नारे थे। आखिरकार, हंगरी तक की यात्रा करना और एक प्रतिद्वंद्वी की डिलारा को क्रैश होते देखना एक रोमांच से कहीं ज्यादा था। आर्यन अभी भी सुरक्षा कार के ठीक पीछे था, टायर का तापमान बनाए रखने के लिए थोड़ा लहरा रहा था और ब्रेक को गर्म रखने के लिए बारी बारी से ब्रेक लगा रहा था। वह उस टक्कर की छवि को नहीं भूल पा रहा था, जिसे बड़ी स्क्रीन पर सभी के देखने के लिए फिर से चलाया गया था। ये स्पष्ट था कि एंसल ने उस क्षण ऊंचा लक्ष्य रखा था और कबीर के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उस रास्ते पर जहां एंसल का प्रक्षेपवक्र कटने वाला था। चीख और धमाके का पालन हुआ। सुरक्षा कार ने नियंत्रित गति से पैक को सर्किट के माध्यम से नेतृत्व किया, जबकि ट्रैक मार्शल तेजी से काम कर रहे थे। बैरिकेड में गहरा डेंट था और कार को अलग करने, टूटे हुए कार्बन फाइबर को साफ करने और बैरियर को रीसेट करने में कुछ समय लगा। तारांकन, सुरक्षा कार इस लैप में आ रही है। तारांकन। मोरित्स ने आर्यन को सूचित किया, उसकी नज़र एंसल पर गई, जो मेडिकल वार्डन के साथ उनके गराज के पास आ रहा था। तारांकन, पुनरारंभ के लिए तैयार हो जाओ। तुम लाइन तक गति को नियंत्रित करोगे। तारांकन। आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया, उसका ध्यान तेज हो गया जब उसने सुरक्षा कार की हरकतों में सूक्ष्म बदलाव देखा। उसने अपनी कार की परिचालन स्थिति और समग्र डेटा पर एक त्वरित नजर डाली। सब कुछ जाने के लिए अच्छा था, ये देखते हुए कि यह अभी भी सिर्फ पहला लैप था। एंसल के DNF के साथ, ट्रैम्पोस की रणनीति खिड़की से बाहर हो गई थी, और अब यह आर्यन पर था कि वह अगले 61 लैप्स के लिए P1 का बचाव और रखरखाव करे, अगर यह संभव भी था। आर्यन के पास मैदान पर एक कम सहयोगी था और उसे अपने पीछे हर प्रतिद्वंद्वी से बचाव के लिए छोड़ दिया गया था। लाल और काले रंग का एकमात्र ड्राइवर, उसका चेसिस असुरक्षा चिल्ला रहा था, और यहां तक कि सबसे औसत दर्जे के ड्राइवर भी इसका फायदा उठाने के लिए उत्सुक होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और सुरक्षा कार धीरे धीरे पिट लेन में छिल रही है। आर्यन वर्मा अब मैदान पर कब्जा कर लेगा और ड्राइवरों को फिनिश लाइन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। चलिए इस ग्रैंड प्रिक्स को फिर से शुरू करते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निश्चित रूप से।
हान जैसे अच्छे ड्राइवर के इस रेस से बाहर होने के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी चेहरे उस शीर्ष 5 के लिए लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि हम यहां सबसे ज्यादा आनंद लेंगे। आर्यन अब नियंत्रण में था, पैक की गति तय कर रहा था। उसके पीछे मैक्स एडम्स ने अपने हमले की गणना की, एक बार ग्रिड साफ हो जाने पर झपटने के लिए तैयार। कबीर भी बहुत पीछे नहीं था, खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने के किसी भी अवसर के लिए तैयार। इस बीच ट्रैम्पोस दल के क्रू एंसल से मिलने के लिए दौड़े जब वह पैडॉक के पास आया। उनमें से एक ने उसे एक सीट की पेशकश की, और यद्यपि उसकी पहली वृत्ति इसे सरासर निराशा में एक तरफ लात मारने की थी, उसने अपना जबड़ा भींच लिया, अपनी जलन को निगल लिया, और भारी मन से उसमें गिर गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने अपने दस्ताने के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें उतारने से पहले अपने हेलमेट को फाड़ दिया। एक सेकंड के विचार के बिना उसने हेलमेट को एक तरफ फेंक दिया। कंक्रीट पर इसके जोर से धमाके की आवाज शांत पैडॉक में गूंज उठी। इसने मेडिकल वार्डन को अपना काम करने से नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने उसकी कोहनी पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया और उसे कुछ ग्लूकोज घोल दिया। घर्षण लगाने के बाद उन्होंने क्षेत्र को एंटीसेप्टिक से साफ किया, अधिक ग्लूकोज घोल दिया, और ट्रैम्पोस के मेडिकल दल को निर्देश दिए कि बाद में क्या करना है, इससे पहले कि वे जल्दी से कार्यभार संभाल लें। उद्धरण चिन्ह ... और हम यहाँ हंगरी में फिर से शुरू हो गए हैं। अंग्रेजी कमेंट्री ने चुप्पी को तोड़ दिया, उसके बाद अन्य भाषाओं में अन्य उत्साहित कमेंट्री, एंसल का ध्यान स्क्रीन की ओर खींचते हुए। उद्धरण चिन्ह ... एक नाराजगी भरा पहला लैप, चलिए एक बहुत सुरक्षित रेस की उम्मीद करते हैं। 37.5%। आर्यन ने अभी अभी महसूस किया था कि उसका सिंक बार पहले से ही आधे रास्ते के निशान के करीब था, और यह केवल दूसरा लैप था। जबकि ट्रैम्पोस के लिए चीजें कुल मिलाकर अच्छी नहीं लग रही थीं, हंगरी में उसकी अपनी संभावनाएं अच्छी बन रही थीं। उसके सिस्टम से अगली सूचना ने उसके दिल को खुशी से उछाल दिया। आर्यन की आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं। ओहो, ये प्रभावी लगता है। वाह, ये काफी बढ़िया कौशल है, आर्यन ने जोर से सोचा। स्लिपस्ट्रीम मास्टरी का मान जितना अधिक होगा, वह आगे की कार द्वारा बनाए गए वायु प्रतिरोध या उसकी कमी का उतना ही अधिक कुशलता से उपयोग कर सकेगा। इसके साथ आर्यन एक प्रतिद्वंद्वी के पीछे छिप सकता था, खिंचाव को कम कर सकता था और अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद किए बिना गति प्राप्त कर सकता था। ये सिर्फ तेज होने के बारे में नहीं था, हालांकि कौशल का ये भी मतलब था कि वह स्लिपस्ट्रीम में रहते हुए कम ईआरएस का उपयोग करेगा, बाद में महत्वपूर्ण ओवरटेक के लिए मूल्यवान शक्ति बचाएगा। इसे निष्पादित करने के लिए कोई विशेष कदम? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया, जानकारी लेते हुए। वह एंसल के क्रैश के बाद जब तक हो सका P1 पर बने रहने में कामयाब रहा था, यहां तक कि एक नया कौशल भी अनलॉक कर लिया था। हंगरी में आर्यन का बचाव अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही वे पहले छोटे लंबे सीधे पर पहुंचे, मैक्स एडम्स ने अपने स्लिपस्ट्रीम का फायदा उठाया और यहां तक कि DRS के साथ खुद को बढ़ावा दिया। अगले मोड़ पर उनकी कारें आपस में जुड़ गईं। आर्यन ने P1 खो दिया, लेकिन उसी मोड़ के भीतर आसानी से इसे पुनः प्राप्त कर लिया जब वे बाहर निकले।